Very good evening, friends. Today we have the privilege of having with us Vivek Mishraji, who is a company secretary and an insolvency professional. Recently, he has been instrumental in this IPO of Manyavar. So that is one of the great achievements he has had recently, and it deserves accolades for this. He has been with us on earlier occasions also, guiding us on SEBI regulations. Today we have requested him to again cover the SEBI regulations, all rolled into one within a 2 hours period. So, Vivek Thank you, ji, sir. it's all yours now. Thank you, sir. सेबी रेगुलेशंस के ऊपर में हर बार हर एग्जाम्स में हमने देखा है कि 2 या 4 क्वेश्चंस 100% रहा ही है। कभी भी कोई भी डेरिवेटिव या कुछ भी क्वेश्चंस बनाए, चाहे वो वैल्यूएशंस में भी हो, चाहे वो हम अपना इंसॉल्वेंसी में एग्जामिनेशन में हो, दोनों में ये आता ज़रूर है। कारण इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉर्पोरेट लॉ और इसको दोनों को मर्ज करके पूछा जाता है। तो लास्ट टाइम 2 जन एग्जाम जो देकर आए थे उसमें ये पूछा गया था कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड सेबी क्या बोलता है और कंपनी लॉ क्या बोलता है, और एक केस स्टडी बनाया गया। तो उसी केस स्टडी में से ये भी क्वेश्चन था जो ग्रुप में अभी डिस्कशन हो रही थी, 60 डेज ऑफ एनुअल रिटर्न एंड 30 डेज ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइलिंग का बात होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो the gravity and the nature and the importance of this topic is very important. So let's start today. I have made a minimize, although it will take 2 days, but लेकिन मैंने सोचा कि जितना कम से कम मैं इसको संक्षिप्त में बता करके इसको क्लोज किया जाए। So let's start. So first of all, let's understand with whom these corporate governance principles are applicable and who आपका has to साउंड do. थोड़ा कम आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? हाँ, बेटर है। अच्छा, एक मिनट, अभी आ रहा होगा। यस। सो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये किसको देना होता है, क्या राइट्स है, इसमें कुछ डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, इसमें कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स रहता है, शेयर होल्डर्स। अच्छा, इसमें शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर दोनों अलग अलग बात है। शेयर होल्डर इज ओनली हु इज द कंपनीज शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इंक्लूडिंग योर एम्प्लॉइज एज वेल। तो स्टेक होल्डर्स में ये लोग भी आ जाते हैं। तो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फायदा होने का क्या बेनिफिट है? Because when we disclose and when we become a transparent, so it will definitely help the company to grow much more better. इससे क्या होता है, एक क्वेश्चन और आया था कि क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कुछ असर आता है, इनडायरेक्टली पूछा गया था। तो उसमें था कि या द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल दैट द गवर्नेंस प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलोड मच मोर प्रॉपरली एंड इन टाइमली मैनर। तो हम लोग जंप करते हैं डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर लिस्टेड कंपनी में कितनी होनी चाहिए अगर कोई कंपनी लिस्टेड है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ओनली एप्लीकेबल टू द कंपनीज दोज हु आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, वो नहीं लगता है। जोमेटो जब तक लिस्ट नहीं हुआ था तब तक नहीं एप्लीकेबल था। जोमेटो जब से लिस्ट हो गया उसके ऊपर भी ये सेबी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो गया। तो उसमें कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड आता है, एक स्टडी बना करके पूछेगा कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ ईडी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको रेम्युनरेशन मिलता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिसको रेम्युनरेशन नहीं मिलता है। ये एक लेमेन्स लैंग्वेज में है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में और भी कैटेगरीज हैं। तो उसमें बोला गया है अगर हमारे कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें ये होना चाहिए कि मोर देन हाफ हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, और उस नॉन एग्जीक्यूटिव में से 1/3 और 1 ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। उस कंपनी में हमारी एक मिनिमम से मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये ध्यान पे रखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑलवेज एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में नॉन एग्जीक्यूटिव का ज्यादा होना चाहिए। अगर 5 है तो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और उसमें से एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। तो एक केस स्टडी बना के ABCD देगा और उसमें पूछेगा इसमें से कितनी कम है, कितने को ऐड कर सकते हैं, कितने को माइनस कर सकते हैं या किसको हटा सकते हैं।
मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट मतलब जितने भी अपने ग्रुप मेंबर्स ने एग्जाम दिया, ये क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं हुआ है कि अगर आया नहीं हो, ये आया ही आया है और ये इस बार भी आएगा ही, अगर हम लोग एग्जाम मतलब अगर 28 नवंबर फरवरी तक दे रहे हैं। उसमें पूछता है कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साल में कितने बार होने चाहिए। तो वो पूछता है कि उसमें 4 है, 3 है, 6 है, 8 है। तो एटलीस्ट 4 है। एग्जामिनेशन में जानबूझ के 4 क्वेश्चन नहीं देगा, 4 नहीं देगा, 6 लिखेगा, 8 है ये। तो वहां बोलता है कि एटलीस्ट कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो उसमें एक एग्जांपल में बना करके पूछा था क्वेश्चन में कि एक कंपनी ने 3 मीटिंग अटेंड किया है, तो क्या ये मीटिंग ऑफ द बोर्ड रेगुलेशन 17 में क्वालिफाई करता है? तो आंसर इज नो। एक कंपनी बोला था कि ग्रेटर देन 4, तो आंसर इज वाज यस, इट इज कंप्लाइंग रेगुलेशन 17। एंड एक कंपनी में था कि was 4 meeting held, however that 4 was adjourned and it was not convened in one during financial year। ये सारे चीज फाइनेंशियल ईयर का बात हो रहा है। तो वहां भी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया। तो एटलीस्ट 4 मीटिंग्स होना चाहिए बोर्ड मीटिंग का। एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से गैप नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता है। 119 में एक क्वेश्चन बना करके 119 तक लेकर आया था, 119 डेज का गैप था। वेदर इट वाज अ वैलिड बोर्ड मीटिंग, आंसर वाज यस, बिकॉज इट वाज नॉट एक्सीडिंग 120 डेज गैप। तो हाँ एक्सक्यूज मी, बोलिए। ये हाँ, कौन सा सेविका है? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। ये कौन सा सेविका है? अपने पास 4 है ना अपना? इश्यू सेबी ऑफ का कैपिटल, लिस्टिंग डिस्क्लोजर है। ऑब्लिगेशन, हाँ हमारा है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, एलओडीआर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, आईसीडीआर हम एक ब्रॉडली डिफाइन करवा देते हैं। आईसीडीआर और एलओडीआर में डिफरेंस क्या है? आईसीडीआर में सिर्फ और सिर्फ इशू से रिलेटेड बात होता है खासकर, और इशू में शेयर इशू लाने के लिए आप क्या क्या प्रिपेयर होकर आए। आईसीडीआर इज एप्लीकेबल व्हेन द कंपनी कम्स विद एन आईपीओ, either they come out with a right issue, either they come out with FPO or any other thing। अगर एलआईसी अपना शेयर लेकर आ रहा है तो वो आईपीओ हो गया। अगर हमारा एग्जिस्टिंग कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है और वो फिर से शेयर लेकर आ रहा है मार्केट में और अपना इक्विटी स्टेक डाइल्यूट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो उसमें कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है? वो होता है आईसीडीआर। तो आईसीडीआर एप्लीकेबल हमारे एग्जाम, इसमें हम लोग को सिर्फ यही ध्यान में रखना है, आईसीडीआर इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन while 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 गेटिंग अ कंपनी लिस्टेड, आईसीडीआर एप्लीकेबल होता है। और एक बार कंपनी लिस्ट हो गया तो उसको रोजमर्रा कौन कौन से रेगुलेशंस लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एलओडीआर करता है, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन आना ही आना है, इस पे हम लोग ध्यान ज्यादा दें, और मैक्सिमम 120 डेज का गैप से ज्यादा नहीं होता। अभी क्वेश्चन पूछ लिया था क्या ऑडिट कमिटी 120 दिन से ज्यादा हो सकता है, तो वो अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखें कि 120 दिन के गैप में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग के बारे में बोला गया और 4 मीटिंग होना चाहिए। अच्छा, उस बोर्ड मीटिंग में काफी सारे चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसमें से 3 मैंने ब्रॉडली देखा है इसमें डालने के लिए। एक कॉम्प्लायंस रिपोर्ट से रिलेटेड बात होता है, अगर कोई हमारा जीएसटी, इनकम टैक्स या पीएफ या ग्रेचुइटी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट या कोई ऑर्डर या फेवरेबल और डिसफेवरेबल आता है, तो रेगुलेशन 30 के अंदर में हर लिस्टेड कंपनी को बताना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिव्यू कराने के बाद। कंपनी की क्या सक्सेशन प्लानिंग है, प्रोमोटर ओल्ड हो गए हैं, आदि गोदरेज अगर गोदरेज के मालिक हैं, अगर वो मतलब उनका कैटेगरी जा रहा है 75 ईयर से ज्यादा, कोई भी डायरेक्टर नहीं हो सकता लिस्टेड कंपनी में, अगर है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट लॉ कमिटी का कारण यह था कि अगर कोई उम्रदार आदमी है तो उसको आप कंपनी में क्यों रखना चाहते हैं, और उसको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेकर आइए। 75 साल से अगर ज्यादा कोई इंसान है उसको आप रख रहे हैं, जैसे अजीम प्रेमजी विप्रो के, उनका उम्र ज्यादा हो गया तो वो अपने बेटे को अपना सक्सेशन प्लानिंग बना करके उनको लेकर आए। तो सक्सेशन प्लानिंग होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमारे में कंपनी में डिस्कस करना पड़ता है कि हर कंपनी कैसे अपना मैनेज कर रहा है रिस्क से रिलेटेड। एंड दे विल ऑल्सो लेट डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द डायरेक्टर्स। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में, whether the code of conduct is only for applicable for the board of directors. The answer was no, not only for board of directors, it was also applicable for a senior management। And question was, एक और क्वेश्चन था, who was the senior management? any person who is just below the board of directors के below one rank below the board of directors होता है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सीईओ, सीएफओ, और उसको की मैनेजरियल पर्सन भी बोलते हैं।
और कई बार ऐसे कंपनी में ऐसे सदस्य होते हैं जो कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है, लेकिन उनको सीनियर डेजिग्नेशन लाइक HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, HR का हेड, तो दे आर ऑल्सो अ सीनियर मैनेजमेंट कैटेगरी। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टर्स एज वेल एज अ सीनियर मैनेजमेंट। तो कभी एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो हमारे को यह ध्यान में रखना है, और कभी कभी एग्जाम में जानबूझ करके 4 क्वेश्चन बनाएगा और उसमें ये बोलेगा कि वेदर HOD ऑफ HR डिपार्टमेंट इज फॉलिंग अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट, आंसर वाज यस, बिकॉज ही इज फॉलिंग अंडर द सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा, रेमुनरेशन ऑफ द बोर्ड के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? बोर्ड क्या करता है रेमुनरेशन ऑफ द बोर्ड के लिए? बोर्ड को हर डायरेक्टर को एक रेमुनरेशन दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? तो बोलता है बोर्ड जो है वो रिकमेंडेशन लेता है, रिकमेंड करता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन एंड ऑब्टेन करता है शेयर होल्डर्स अप्रूवल अदर देन द सिटिंग फीस। एक क्वेश्चन आता है कि सिटिंग फीस कितना दे सकते हैं? किसी भी डायरेक्टर को मैक्सिमम सिटिंग फीस 1 लाख रुपए दे सकते हैं। अगर बोर्ड मीटिंग में कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है, मुकेश मित्तल जी आप या कोई विश्वनाथ जी आप या कोई भी, हम भी अगर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, तो उसमें सिटिंग फीस मैक्सिमम 1 लाख रुपीज है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। 1 लाख से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। हाँ, कई कई कंपनी जैसे रिलायंस हुए, कोलगेट हुए, वो लोग बोलते हैं हमारी तो एक मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए, तो साल में अगर 4 मीटिंग हो तो हम 4 लाख ही दे सकते हैं। तो why will a person who is an independent director will do a favoritism to be appointed as a independent director in any listed company? तो उनका उनका ये बोलता है कि आपको साल के एंड में कुछ एक कमीशन दे सकते हैं 1%, 2%, 3%। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिटेन रखा जाता है। तो सिटिंग फीस 1 लाख रुपया और कमीशन कितना दिया जा सकता है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर में डिटरमाइन होता है और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है। तो बोर्ड कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता किसी भी डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन के लिए। उसको हर समय शेयर होल्डर का रेमुनरेशन के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लगेगा सिटिंग फीस के लिए। ये नॉन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? रिकमेंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रेमुनरेशन एंड ऑब्टेन शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का तो इम्प्लाइड है, लगना ही लगना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जैसे होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 3 कैटेगरी आता है, होल टाइम डायरेक्टर, MD। तो उन लोगों के केस में तो आपको लगना ही लगना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर का। लेकिन अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हम रेमुनरेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको शेयर होल्डर्स लगेगा ही लगेगा। ओके। अच्छा, अभी ईसॉप का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नो स्टॉक ऑप्शन दिया जाएगा। अगर हम लोग नए सिलेबस में जाएंगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अभी स्टॉक ऑप्शन देने का प्रोग्राम आ गया है। हाउएवर ओल्ड एक्ट में स्टॉक ऑप्शन ईसॉप नहीं दिया जा सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, और परक्विजिट्स में ये ऐड होता है अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दिया जाता है तो, या अदर देन इसको सीनियर मैनेजमेंट को अगर ईसॉप दिया जाता है तो वो परक्विजिट्स में जाता है। अब ये हम लोग डिफाइन करते हैं सेबी रेगुलेशन 18 to 21। ये हम लोग को याद नहीं रखना है। ऐसे कमिटी के बारे में पूछा जाता है, हाउ मेनी कमिटीज डज द लिस्टेड कंपनी हैज, तो ऐसे हम लोग ब्रॉडली याद कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ये मिनिमम हमारे 4 कमिटीज सेबी के लिस्टेड कंपनी में होते हैं। ऑडिट कमिटी का क्या काम होता है, नॉमिनेशन रेमुनेशन का क्या काम होता है, स्टेक होल्डर्स का क्या काम होता है और रिस्क मैनेजमेंट का क्या काम होता है। रिस्क तो ऐसे ही हम लोग को समझ में आता है कि रिस्क प्लान करना, मिटिगेट करना, सारे लोगों को ये बताना है। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी ये सिर्फ और सिर्फ शेयर रिलेटेड से काम करता है। ये कमिटी, इसका काम है कोई शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है, अगर उसको नहीं हुआ है तो उसको करवाना है, उसका ध्यान रखना, कमिटी उसका देखेगा। अगर किसी को एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला है, पहले क्या होता था एनुअल रिपोर्ट हार्ड कॉपी जाता था, अभी एनुअल रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी गो ग्रीन कॉन्सेप्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलाउ कर दिया है। तो अगर किसी को एनुअल रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, इवन द कंपनी हैज द ईमेल आईडीज ऑफ शेयर होल्डर्स, तो उसका कंप्लेन को, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का किसके पास में पावर है? स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। किसी भी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड नहीं मिला तो क्या वो बोर्ड के पास जाएगा? आंसर इज नो, इट विल ओनली गो टू द स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। उसको डिविडेंड नहीं मिला है, किस कारणवश नहीं मिला है, हो सकता है उसका चेंज ऑफ एड्रेस हो सकता है बैंक्स में कुछ चेंजेस हो, उसका केवाईसी अगर बैंक में नहीं हुआ हो, उसके लिए उसको डिविडेंड नहीं मिलता है तो वो जाएगा स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। अब आता है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन। इसका 2 फंक्शन है, नाम ही है, एक नॉमिनेट करना और उसको रेमुनरेशन देना। तो नॉमिनेशन और रेमुनरेशन किसका किसका होता है? एक तो होता है कि क्वालिफाइड डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट का
जितने लोग कंपनी में अपॉइंट होते हैं उनके सारे लोगों को नॉमिनेट करना कि सीनियर मैनेजमेंट कौन कौन हो सकते हैं इस कंपनी में, तो उन लोगों को एक ये क्राइटेरिया डिफाइन करना कि ये लोग सीनियर मैनेजमेंट में आ सकते हैं। रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP। कभी कभी हम लोग अभी देखें रिसेंटली कि फ्लिपकार्ट फॉर एग्जांपल कि उसके जो फाउंडिंग प्रमोटर थे मिस्टर बंसल, he was being asked to be removed from the company when the Kalyan Krishnamurthy was becoming a CFO of the company। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को पावर आ जाता है कब, जब नॉमिनेशन एडमिशन कमिटी रहता है वो बोलता है कि आप चाहिए, तो उसको रिमूव भी करने का पावर ये रहता है। रिकमेंड भी कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एंड रिमूव भी कर सकता है KMPs को। और क्या सिर्फ KMP को नहीं, आंसर इज डायरेक्टर्स को भी, किसी भी डायरेक्टर्स को हटाया जा सकता है। अमेजन के मालिक को खुद को 3 बार हटाया जा चुका है नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी में। रेमुनरेशन पॉलिसी बनाया सकता है, किसको कितना पैसा दिया जा सकता है किसी कंपनी में, वो कौन डिफाइन करता है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन पॉलिसी। डाइवर्सिटी पॉलिसी, कभी कभी आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है कि हर समय मिनिमम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। हमारे नए सिलेबस में अब ये आने वाला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में कभी कभी बहू बेटी बहन लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है और ये क्राइटेरिया बोला जाता है कि एक वुमेन डायरेक्टर आ गए हैं हमारे कंपनी में। हाउएवर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट ये नहीं था कि वुमेन डायरेक्टर आना कोई रिलेटिव आए, तो इसलिए अभी प्रमोशन, अभी ये कमिटी चल रही है कि डाइवर्सिटी के लिए हम लोग किसी ऐसे वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करें जो इंडिपेंडेंट हो। हाउएवर दिस इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, हमारे एग्जाम्स में सिर्फ है डाइवर्सिटी में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, और एक वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए लिस्टेड कंपनी में। बोर्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बोर्ड इवैल्यूएट करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था इस साल और आने वाले साल में हम लोग का क्या क्राइटेरिया रहेगा। जब बोर्ड इवैल्यूएशन होता है किसी भी लिस्टेड कंपनीज का, अगर हम लोग 5 सदस्य हैं, मिस्टर ABCDE, अगर बी का इवैल्यूएशन हो रहा है तो बी बोर्ड मीटिंग के रूम से बाहर रहेंगे और बाकी लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर, हाउ द कंपनी वाज बीइंग गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कौन करता है, नॉमिनेशन रिमेशन कमेटी। खासकर एग्जांपल इसमें से कम आएगा, इसमें और इसमें से जरूर आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग डिफाइन कर लिए बोर्ड इवैल्यूएशन, डाइवर्सिटी, रेमुनरेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और KMP। और इसका एक काम और है कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को लेकर आए और सीनियर मैनेजमेंट को। ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी का सबसे, बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा पावर आज के डेट में किसी के पास में है तो ऑडिट कमिटी में। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, बोर्ड हर चीज को अप्रूव करता है लेकिन ऑडिट कमिटी एक ऐसा काम करता है जो वो अप्रूव करता है बल्कि बोर्ड नहीं अप्रूव कर सकता, वो है सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड पार्टी। मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जितने होंगे वो सारे के सारे अप्रूव करेंगे ओनली ऑडिट कमिटी। वैसे प्रोसीजर क्या होता है कि सारे कमिटी रिकमेंड करती है बोर्ड को, बोर्ड अप्रूव करता है, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में ऑडिट कमिटी डायरेक्टली अप्रूव करता है, बोर्ड उसको नोट करता है। अच्छा, ऑडिट कमिटी का काम क्या है? ऑडिट कमिटी का काम है फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कशन करना, रिपोर्टिंग करना, डिस्क्लोजर करना, व्हाई देयर वाज अ डिविएशन बिटवीन इन AS एंड AS, व्हाई देयर वाज अ चेंज इन इन्वेंटरी पॉलिसीज, ये सारे चीज देखना ऑडिट कमिटी का काम। ऑडिटर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन, ऑडिटर का क्या ऑब्लिगेशंस है। इंटरनल ऑडिटर, अगर अच्छा क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसको, किस कंपनी में इंटरनल ऑडिट होना जरूरी है। किसी को अगर है, अगर याद तो दे कैन पार्टिसिपेट। किस किस कंपनी में इंटरनल ऑडिट जरूरत होता है, किसी को आइडिया है कि इंटरनल ऑडिट, ये क्वेश्चन आया आता है हमारे एग्जाम्स में भी, इंटरनल ऑडिट किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? Turnover more than 250 crores. टर्नओवर टू मोर देन 250 करोड़। अच्छा, और कोई? और सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, जहां टर्नओवर लिमिट हो रही है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके अंदर इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। हाँ, इंटरनल ऑडिट तो कंपलसरी है ही है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए 250 करोड़ का ज्यादा एप्लीकेबिलिटी, की टर्नओवर होगी तो एप्लीकेबल है। हाँ, इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन आना ही ये आना है। 200 crores का रूल था, 250 crores नहीं, 200 crores आई थिंक। पता नहीं, मैं हम लोग 250 है, क्योंकि 200 crores, से है। 200 crores और मोर।
वो कोई चेंजेस आई होंगी इसमें से, हाँ 200 crores or more. क्योंकि अभी तक 250 करोड़ एंड अबव वाली जितनी प्राइवेट लिमिटेड हम इंटरनल ऑडिट इंश्योर करते हैं। हम्म. कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंश्योर करना है, अगर किसी कंपनी में टर्नओवर है तो सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्स कि इंटरनल ऑडिट, हमारे सीए का सारा ऑब्लिगेशन स्टार्ट होता है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 से, उसके ठीक एक सेक्शन पहले 138 में ही डिफाइंड है इंटरनल ऑडिट। तो अगर 200 crores है सर, टर्नओवर ऑफ रुपीज 200 crore और मोर है, 200 है। अभी हम लोग, मेरा स्क्रीन तो दिख ही रहा है सबको, अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ। लोन्स का भी है। ये आप रेगुलेशन वो खाली इम्पोर्टेंट एलओडीआर में इम्पोर्टेंट रेगुलेशन ले रहे हैं कि? नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट, अच्छा इम्पोर्टेंट। सारे तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। हर एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीस और मोर है, टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीस और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए सर मेरे और ख्याल है, और है, अच्छा ओके। और देखिए, अगर 50 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है तो आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट लगना ही लगना है। अच्छा, एग्जाम्स में आता है मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप ऑडिट इस साल का कर रहे हैं तो आप पिछले साल में देखिए कि 50 करोड़ पेड अप होना चाहिए, टर्नओवर 200 करोड़ होना चाहिए ये कंपनीज एक्ट में और प्रीसीडिंग ईयर में। और अगर आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसका लोन 100 करोड़ से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, 100 करोड़। और अगर 100 करोड़, और अगर डिपॉजिट्स है, अगर किसी कंपनी के ऊपर डिपॉजिट्स है और वो 25 करोड़ और और भी मोर है तो conditions उसके ऊपर हैं। है। इसमें और भी कंडीशंस हैं. और As per हाँ, the nature and size of the organization also, if हम्म, supercasting all the conditions existing, The board may decide to get the internal audit control management itself if they on the recommendation of the board, हम्म, if the capital is low or the size is low, even then the board may approve for the conduction of the internal audit by any auditor. करेक्ट। सो किसी भी कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो एएस हो, चाहे वो सेबी हो, एक चीज वॉलेंट्री अगर कोई अडॉप्ट करता है तो उसके ऊपर में सारा एप्लीकेबिलिटी इसमें आ जाता है। तो अच्छा कभी फॉर लिस्टेड कंपनीज में तो इट्स मैंडेटरी ना इंटरनल ऑडिट। हाँ, अगर आप सीधे लिस्टेड है, देखिए यहाँ पे लिस्टेड में मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ लिस्टेड है लेकिन आपका ये सब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं भी हो रहा है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है ही। यस सर, हम लोग 3 ही क्राइटेरिया है ही हमारे पास, या तो आप प्राइवेट होंगे, या तो आप लिस्टेड होंगे, और या तो अनलिस्टेड होंगे। तो अनलिस्टेड में 4 क्राइटेरिया है, 1 2 3 4। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? उसमें फिर आगे नहीं बढ़ रहा है। एक ये हाँ दिखा, अभी नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा। ऑडिट कमेटी अच्छा कोई उसमें 138 में पूरा दिया हुआ है, वो सेक्शन 138 में। हाँ नहीं, मेरा सेक्शन 138 मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है? नहीं, रेगुलेशन 18 to 21 नहीं ही दिख है। रहा, नहीं दिख रहा जी। एक मैं इसमें दिखा रहा सबको कि ये देखिए, ये दिखा अभी? हाँ, 8:30 Yes. पर्यंत चालेल. यस हाँ, दिख रहा है ना? हाँ मग अब जाऊन देखिए, येते ना रिक्षा सेक्शन 138 में 3 क्राइटेरिया, अरे एक तो काय एक रे. लिस्टेड कंपनी, दूसरा है अनलिस्टेड कंपनी, और तीसरा है प्राइवेट कंपनी। 3 तो ये हो गया, करेक्ट? अब 3 में से लिस्टेड है अगर आप, तो आपको कुछ देखना ही नहीं, आपके ऊपर में तो सीधे इंटरनल ऑडिट लगना ही लगता है। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो आपके ऊपर में 4 क्राइटेरिया है, और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ और मोर, और डिपॉजिट्स हो 25 करोड़ और मोर। तो 25, 100 और टर्नओवर 200 और पेड अप 50। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्वेश्चन आ गया कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, मैं नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, मेरा एक स्टील का बिजनेस है, वेदर मेरे ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर इज होगा, अगर आपका 200 करोड़ रुपया से ज्यादा टर्नओवर हो। तो प्राइवेट कंपनी में कोई भी क्राइटेरिया पेड अप, डिपॉजिट, लोन का कोई भी नहीं है। जहां आप टर्नओवर 200 करोड़ की है आपके ऊपर में एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर लोन लिए हैं उसमें 100 करोड़ और मोर है। तो ये तो हम लोग इसमें देख रहे थे। तो ये हमारा ऑडिट कमेटी के बारे में था, अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं। अच्छा सर, एक मैं पूछना चाह रहा था हाँ, कि ये रेमुनेशन कमेटी में या इसमें जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये आपका शेड्यूल 5
as per this हम्म, Companies Act 2013 हम्म, Part 1, इसकी एप्लीकेशन भी होती है कि 11% टोटल अमाउंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, whatever the remuneration is being paid. करेक्ट। नॉमिनेशन कमीशन कमेटी जब भी देखेगा किसी को रिकमेंड करेगा तो हाँ, वो देखेगा कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव को सबको मिला करके 11% ऑफ द टोटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा रेमुनेशन नहीं दिया जाए, नहीं होना। तो वो दोनों क्राइटेरिया देखेगा ही देखेगा। ठीक है सर। और सेक्शन 178 भी इसको गवर्न करता है कंपनीज एक्ट का, यस यस यस। और ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 कंपनीज एक्ट का इसको गवर्न करता है। ठीक है, तो इसका 4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग देखना, ऑडिटर का नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन भी और रेमुनरेशन भी ऑडिट कमेटी देखता है। ऑडिटर इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स, इवन इंटरनल ऑडिटर्स, इवन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। एक क्वेश्चन आया कि कैन इंटरनल ऑडिटर्स रेमुनरेशन बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड? आंसर इज नो, फर्स्ट ऑडिट कमिटी हैज टू रिकमेंड, देन बोर्ड हैज टू अप्रूव। तो रेमुनरेशन का बात भी ऑडिट कमिटी ही करता है ऑडिटर्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी ऑब्लिगेशंस होता है सारा वो देखेगा। ऑडिट कमेटी मेंबर्स सर, ऑडिट कमिटी ऑडिट कमेटी मेंबर्स, अब देखिए हम आपको ये भी दिखाते हैं, एक मिनट। मेंबर्स ऑफ द कमेटी। हाँ, सीधे 177 ले चलते हैं ऑडिट कमेटी। दिख रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी एंड सच अदर क्लासेस ऑफ कंपनी। यहाँ पे द फॉलोइंग क्लास हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कब? अगर किसी भी पब्लिक कंपनी में 10 करोड़ और ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो हमको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना है। पब्लिक कंपनीज में जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उसमें भी हम लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। और जिसमें पब्लिक कंपनी में जिसका लोन, डिवेंचर और डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसमें हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लगना ही लगना है। यह है ऑडिट कमेटी में। और एक मिनट, तो ऑडिट कमेटी में 2 मतलब मिनिमम 3 होंगे, उसमें से 2 इंडिपेंडेंट होंगे। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए ऑडिट कमेटी। तो ओवरसाइंग इंटरनल ऑडिट, अब इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट में अगर कोई भी चीज किसी भी कंपनी का फ्लॉ दिखता है तो उसको ओवरसी करने का काम ऑडिट कमेटी का है। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, अगर किसी भी कंपनी में कोई भी हर कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को एक ये पॉलिसी बनाना जरूरी है कि अगर कभी किसी कंपनी में कुछ भी पकड़ में आता है तो उसको कैसे डिस्क्लोज करना है। तो ऑडिट कमेटी को वो डिस्क्लोज करेगा, और जो भी डिस्क्लोज करता है उसका नाम नहीं दिया जाएगा ताकि उसका प्रोटेक्शंस कर सके एम्प्लॉय लोगों का। तो इसके लिए विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बनाया सकता है कि कंपनी में ये धांधली चल रहा है और हम अपना आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं और हम ऑडिट कमेटी को ही बताना चाहते हैं। तो ऑडिट कमेटी इसको रिव्यू करता है। 5 इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑडिट कमेटी का। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन था कि हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में मैंडेटरी टू हैव क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सहारा इंडिया में सौरभ गांगुली को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया था ऑडिट कमेटी में। तो अब ये आया क्वेश्चन कि सौरभ गांगुली कैन बी अ डायरेक्टर, however there is a reservation that he should be a qualified and to understand the financial statement। तो ये लाइन आया था बाद में। पहला हम लोग समझ लेते हैं कि कितने लोगों का कमिटी होना चाहिए ऑडिट कमेटी में। तो आंसर था कि मिनिमम 3, आप 5 रखिए, 7 रखिए, 6 रखिए, लेकिन मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, उस मान लीजिए आपके कंपनी में 6 डायरेक्टर्स हैं तो उसका 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर 8 है तो उसका भी 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होना चाहिए। इसका मतलब कहना चाहिए कि गवर्नमेंट चाहता है कि मेजॉरिटी जो है कंपनी के ऑडिट कमेटी में सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और उसके चेयरमैन कौन हो सकता है? वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। जब सौरभ गांगुली वाला केस आया था सहारा में, तो ये लिखा गया कि कैपेबिलिटी का क्वेश्चन आया। तो कैन ऑल मेंबर्स टू बी फाइनेंशियली लिटरेट, इस पे डिस्कशन हुआ कि सौरभ गांगुली मे बी अ गुड स्टार और मे बी अ गुड पर्सन बट फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। और उसमें से 3 मेंबर में से एटलीस्ट 1 मेंबर विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होना चाहिए।
तो क्वेश्चन आया था कि उनको अकाउंटिंग नहीं मालूम है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता है। कई सारे पहले तो बीकॉम सीए लोग बाद में करते थे, पहले बीकॉम करके किसी किसी कंपनी में सीएफओ थे। तो क्या वो ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते? आंसर इज यस, बिकॉज दे आर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज दे हैव। तो आज भी सेबी इसको चेंज नहीं किया है, सिर्फ यही बोलता है कि 3 डायरेक्टर हो, आप इंश्योर करिए कि 2/3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो और उस कंपनी का जो ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही हो। और ये फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए। अब पूछता है क्वेश्चन कि क्या ऑडिट कमेटी का कितने बार मीटिंग हो सकता है? तो बोला गया कि 4 मीटिंग जरूरी है। जैसे बोर्ड होता है वैसे ही ऑडिट कमेटी का भी 4 मीटिंग होना जरूरी है। और मैक्सिमम गैप जो है 2 ऑडिट कमेटी के बीच में 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 121 दिन हुआ तो वायलेशन हो जाता है। कोरम क्या होता है? मीटिंग में कितने लोगों का होना जरूरी है? अगर 3 मेंबर हैं हमारे ऑडिट कमेटी में तो 2 जन से मीटिंग हो सकता है और 1/3 whichever is greater। लेकिन उस मीटिंग में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए ही। तो अगर कंपनी के सपोज 9 हैं डायरेक्टर्स तो 1/3 का मतलब कितने हो गया हमारा? तो उसमें 3 3 तो उसमें हमारे कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए उस मीटिंग में? 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक एक नहीं होने चाहिए, 2 दो। तो उस कंपनी में दो ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऑडिट कमेटी का मीटिंग बुला लिया जाता है और मैनेजिंग डायरेक्टर बैठ जाता है और कंपनी का एक आदमी बैठ जाता है, बोलता है फॉरम हो गया है। आंसर इज नो, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑडिट कमिटी मीटिंग। आप एग्जाम्स में आपको स्टोरी बना करके पूछ लेगा, फिर बोलेगा कि ये हो सकता है, तो आंसर इज कई बार तो इनवैलिड। हम लोग डायरेक्टर्स को बोलते हैं बाहर जाइए आप लोग। हाँ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है ऑडिट कमेटी की मीटिंग में जब हम अकाउंट्स प्लेस करते हैं फाइनल, तो उस केस में कई बार ये भी बोलते हैं कि आप बाहर जाइए। वो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे बड़ी कंपनीज होती है तो हम कहते हैं बाहर जाइए आप लोग। मैनेजिंग डायरेक्टर बैठ सकता है क्या उसके अंदर ऑडिट कमेटी में? अगर नहीं, मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कि ये बताइए आपने जैसे मैंने एक बोर्ड मीटिंग अभी रिसेंटली कन्वीन करवाया था मान्यवर का ही, तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्वेश्चन आया, उसमें नाइकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनसे क्वेश्चन आया कि आप एक बात बताइए कि आप ये इसमें आपने इनको अभी रिसेंटली फ्रेंचाइजी मॉडल में 20 करोड़ रुपया क्यों ट्रांजेक्शन में पैसा दिया? तो आंसर आया कि मैनेजिंग डायरेक्टर बोला कि इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले मैंने ट्रांजैक्शन किया था बिकॉज आई वांटेड टू डू अ बिजनेस इन अ फ्रेंचाइजी मॉडल। नाइकी का बहुत सारा शोरूम है, जहां जहां बंद हो रहा था मैं वहां मान्यवर का शोरूम खोल रहा था, तो इसलिए तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैन कम, हाउएवर ही कैन नॉट बी चेयर दैट मीटिंग। चेयर दैट मीटिंग शुड बी ऑलवेज बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ही कैन आंसर and he can be a member to the audit committee meeting, but he should not be a chairman of that meeting। तो अगर मान लीजिए 8 मेंबर है या 9 मेंबर है हमारे पूरे ऑडिट कमेटी में, तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अ पार्ट, कैन बी अ मेंबर, लेकिन कहीं उनका इंटरेस्टेड, उनका डिस्कशन चल रहा है तो उनको मीटिंग छोड़ के जाना पड़ेगा रूम से। क्योंकि पावर है, देखिए ऑडिट कमेटी का पावर क्या है, सीक इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। कभी कभी ऑडिट कमेटी डायरेक्टली रिकमेंड कर देता है कि हम इस बात से सहमत नहीं है मैनेजिंग डायरेक्टर के बात से, तो हमको चाहिए इसमें प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए कि क्यों ये ट्रांजैक्शन किया गया। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कई कंपनी करता है, बीजेपी का या किसमें, अभी जो भी इलेक्शन आएगा तो आप एक लिमिट तक ही 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई 5% कर रहा है तो वो डिसअलाउ एक्सपेंडिचर माना जाता है। कई कई केसेस में हम लोग प्रोफेशनल एडवाइस मांगते हैं कि भाई इसमें बताइए क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑडिट कमेटी का चेयरमैन को एक और लाइबिलिटी है, वो क्या है, जब भी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें उसको आना होता है। चेयर ऑफ द कमिटी टू बी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरीज। अब एग्जाम्स में आया हमारे इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन में कि क्या हुआ अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे एजीएम के मेंबर में नहीं आया बिकॉज ऑफ सम हाउ रीजन, हु कैन बी द चेयर ऑफ दैट मीटिंग? तो आंसर वाज, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एजीएम में नहीं आता है तो अपने बदले में किसी और को अपॉइंट करके जाएगा कि इस एजीएम की मीटिंग में हम नहीं आ पाएंगे, आप रहिएगा, आप आंसर दीजिएगा। और वो मेंबर कौन होना चाहिए? ऑडिट कमेटी का एक सदस्य होना चाहिए। सदस्य होना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना, इंडिपेंडेंट। हाँ हाँ। अब आ जाइए नॉमिनेशन। अब एग्जाम्स में जानबूझ के कंफ्यूज करेगा
nomination remuneration committee should convene at least 4 meeting of the board. Answer is yes, no, correct, or minimum 5. तो आंसर इज नील, नन ऑफ द अबव। नॉमिनेशन कमीशन कमेटी में कुछ ऐसा है ही नहीं कि कितना मीटिंग होना चाहिए। आप फिर से देखिए, इसमें ऑडिट कमेटी में लिखा था मैंने कि 4 मीटिंग होना चाहिए। हाउएवर नॉमिनेशन कमीशन में ये साइलेंट है, तो हम लोग ये ध्यान पे रखें। हम लोग इसको अगर ध्यान पे रखें, इसके 4 है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान पे रखना है। तो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में मिनिमम इसमें भी 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और इसमें एक सबसे बड़ा बात यह है कि सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं। तो अभी आपका एक क्वेश्चन था कि क्या हम, क्योंकि इसमें पैसा और रेम्युनरेशन और सैलरी और सबका बात हो रहा है, तो इसमें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर तो मीटिंग में हो ही नहीं सकता। तो ये ध्यान पे रखें, अगर किसी कंपनी का मालिक है, अगर रतन टाटा खुद है और नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में खुद बैठ भी नहीं सकते, अगर किसी का बात हो रहा है तो उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठेंगे। साइरस मिस्त्री के केस में रतन टाटा उस मीटिंग में नहीं थे, हालांकि सारे को डायरेक्शन वो दिए थे कि भाई ये इसको सैक करना है, आप ही लोग इसको सैक कर सकते हैं। तो ये लोग डिसाइड किए थे कि उनको सैक करें, और उसमें हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मान लीजिए कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं 4 में से 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ताकि वो इंश्योर हो इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स का। The chairperson of the board cannot chair the nomination remuneration committee. अगर रतन टाटा बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स टाटा सन के मेंबर हैं और वो चेयर करते हैं बोर्ड को, वो कैनॉट चेयर द एनआरसी। और एग्जांपल में एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कंपनी का बोर्ड मीटिंग में बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मान लीजिए रतन टाटा ही नहीं है, कोई और है, जय वादिया है, गो एयर के मालिक, तो अगर कंपनी के टाटा सन्स के चेयरपर्सन है बोर्ड मीटिंग, तो क्या वो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन में आ सकते हैं, हालांकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? आंसर इज नो, ही कैन नॉट बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ द नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी। एग्जांपल इसलिए दे रहे ताकि तो ध्यान पे याद रहे। कंडक्ट ऑफ द नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, वो इसका भी वही हाल है कि जो भी चेयरपर्सन रहेगा नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का, उसको एजीएम में रहना पड़ेगा। किस लिए? वो आंसर कर सके शेयर होल्डर्स क्वेरीज का। ये बहुत इजी है, हमने ये समझ लिया था रिलेशनशिप कमिटी में क्या होना चाहिए। इसमें कोई मीटिंग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बात नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना है कि चेयरपर्सन जो होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। इसमें कोई मीटिंग का गठन नहीं है, कोई इसमें क्या स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप में रतन टाटा आ सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन क्या वो चेयरपर्सन हो सकते हैं? आंसर इज नो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या मीटिंग 4 होना चाहिए? कुछ नहीं लिखा है, नहीं, आप 1 मीटिंग साल में कर लीजिए, कॉम्प्लाइड है। 2 करना है, कर लीजिए। कई कंपनी में कई क्वेश्चंस ऐसा भी है कि कंपनी ने साल भर में 0 मीटिंग किया है, वेदर इट्स कॉम्प्लाइड? आंसर इज यस, बिकॉज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ये टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर में एप्लीकेबल है आरएमसी। तो अगर टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज कैसे पता चलता है? हर महीने हर फ्राइडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट में टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज का नाम पब्लिश करता है। उसमें अगर कंपनी का नाम है आपका तो वो आप उसमें आते हैं, नहीं तो नहीं आते। बट ये तो मार्केट वैल्यू चेंज होता रहता है ना देन? हाँ, इसीलिए हर फ्राइडे को लोग डालता रहता है, अपडेट करता रहता है। तो आज मैं ये फ्राइडे में बनाऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे डिसबैंड कर दूंगा ऐसे? नहीं, तो एक बार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करिए। नेक्स्ट ईयर में अगर आपका नहीं होता है तो आप हटा सकते हैं। ओके। क्योंकि कमिटी इतना जल्दी बंद होता और खुलता नहीं। और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स टू बी अ बोर्ड मेंबर। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि क्या आरएमसी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, हम लोग को लगेगा कि यार ये तो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब में बोला गया है, तो इसमें भी होना चाहिए। आंसर इज रॉन्ग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे पता चलेगा कंपनी का रिस्क के बारे में? वो तो सिर्फ बोर्ड ही बता सकता है या घर के लोग सदस्य बता सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग बोलते हैं बाहरी, जो इनवाइटीज होते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट को बोलते हैं घर वाले लोग। तो रिस्क मैनेजमेंट में सारे घर के लोग होते हैं, वही हम लोग बता सकते हैं कि रिस्क कितना है कंपनी में। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टू बी अ बोर्ड मेंबर। विजिल मैकेनिज्म में एक सिंपल सा लैंग्वेज में ये है कि अगर कुछ भी घोटाला या गड़बड़ या कुछ भी झोर झमेला या कुछ भी चल रहा है, तो विजिल मैकेनिज्म के तरीके से विसल ब्लो करने का एक अनिवार्य है। और ये सारे लिस्टेड कंपनी को, इसमें 500 नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में ही सिर्फ एक ऐसा
एक ऐसा कमिटी मात्र जिसको 100 टॉप लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन ये चीज इसमें नहीं है। विजिल मैकेनिज्म मतलब एवरी लिस्टेड कंपनी को एक ये बना के रखना पड़ेगा जो कि एप्लीकेबल होगा फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट अ जेन्युइन कंसर्न। क्या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के बारे में कुछ घपला या घोटाला या कुछ भी हो रहा है तो बता सकता है? आंसर इज यस। यस। उसको अगर पता चलता है कि एक डायरेक्टर यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के रखा है, हालांकि वो कर रहा है, जैसे कि हमारे अभी एनएससी में चल रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सीईओ का, वो बता सकता है कि ऐसा हमने घोटाला देखा है कंपनी में। इम्प्लॉइज टू रिपोर्ट अ जेन्युइन कंसर्न, अगर इम्प्लॉय रिपोर्ट करता है तो तुरंत उस पर एक्शन नहीं होता है, उसके ऊपर में तुरंत ये एक्शन ये होता है कि उसके ऊपर ये पता लगाया जाता है कि कितना जेन्युइन है, क्या ये प्रोवोक तो नहीं है। हालांकि काफी सारे प्रोवोक्ड होते हैं, किसी इम्प्लॉय को पैसा देकर बोल दिया जाता है कि कंप्लेन कर दो ताकि कुछ इनको सैक करने का मौका मिले। तो पहले जेन्युइन कंसर्न होगा और उस पर मीटिंग बैठेगा और उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा सही है कि नहीं, तब जाकर के कोई कार्रवाई होता है। बस टू सेफगार्ड अ विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय हु अवेल द मैकेनिज्म, जो इसको विसल ब्लो करता है उसको सेफगार्ड किया जाना, ये इसका कमिटी का काम। अच्छा, ये किस कमिटी में आता है? एक क्वेश्चन ये आता है कि विजिल मैकेनिज्म किस कमिटी में, इस 4 में से किस कमिटी में जाएगा? ऑडिट में जाएगा, एनआरसी में जाएगा, स्टेट में जाएगा, इसमें जाएगा? तो आंसर रिस्क इज मैनेजमेंट, ऑडिट ऑडिट कमेटी। हाँ, तो ये आएगा ही आएगा, आपका विसल ब्लोअर मैकेनिज्म इस कमिटी के अंदर में आता है। तो ऑडिट कमेटी के अलावा बाकी सब कमेटियां जो हैं वो इंटरनल कंट्रोल के लिए हैं। हाँ, और इसलिए जो ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, बहुत। जो बाहर का आके करे, इसको करे। बाकी सब इंटरनल कंट्रोल के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, रेम्युनरेशन हो गया, रिस्क हो गया, स्टेक होल्डर हो गया। नहीं, नॉमिनेशन भी वैसे ही है सर। अगर आपके कंपनी में किसी भी सैलरी दिया जा रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ही पैसा लिए विड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं 17 करोड़ रुपए पर मंथ का सैलरी था मान्यवर के एमडी को पर मंथ। मैंने बोला अदानी के भी मालिक को इतना पैसा नहीं मिलता जितना आप ले रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि मेरी कंपनी है, मैं जितना चाहूँ उतना लूं। मैं बोला सर आप प्राइवेट कंपनी है, अभी आप पब्लिक होंगे फिर उसका लिस्टेड होंगे। तो थोड़ा उनको ईगो में लगा, लेकिन बाद में वो समझाए उनको एलओडीआर 11% नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 दिखाया। अब वो 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं। 915 करोड़ का टर्नओवर है, तो 11% समझ लीजिए कितना होता है। 11% भी सब मिला के ले सकते हैं, वो हाँ, सारा इंडिपेंडेंट तो मिलेगा नहीं। हाँ, तो डीजल को इसके लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये कभी कभी एक क्वेश्चन बना के देगा इसी में से, छोटा में से। तो पहले क्या करता है, ऑडिट प्रक्रिया कैसे है? ऑडिट कमिटी एक बच्चा समझते हैं हम लोग। ऑडिट कमिटी क्या करेगा, देखेगा कि क्या रिपीटेटिव है, किसको परमिट किया जा सकता है, किसको ब्लैंकेट ओमनीबस का मतलब होता है ब्लैंकेट अप्रूवल देते कि साल भर में ये तो होना ही होना है। ठीक है, मेरा आपको भी पता है कि रिलायंस में मिस्टर केसवानी है, उनके वाइफ के मतलब क्या बोलते हैं, वाइफ के भाई को जो बोलते हैं, उनके साथ में ट्रांजैक्शन होता है हर दिन। तो उनको पता है कि इसके साथ में ट्रांजैक्शन होना है, तो साल भर के लिए उनको एक ओमनीबस मतलब साल भर के लिए एक बार में अप्रूवल दे देना, अगर वो रिपीटेटिव है, ओपन परमिट है, ओपन परमिट है। लेकिन वो साल में ये बोलता है कि इस आदमी के साथ में 20 करोड़ अमाउंट भी डिफाइन करता है और पूरा साल का क्राइटेरिया देता है, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए ओमनीबस बोला जाता है। तो ऑडिट कमिटी क्या करता है, वो ओमनीबस अप्रूवल देता है। किसको देता है? बोर्ड को बोलता है। बोर्ड अगर इससे ज्यादा होता है तब शेयर होल्डर के पास जाता है, अदरवाइज बोर्ड खुद ही अप्रूव कर देता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन, देयर इज अ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, Mr. A is a managing director and Mr. B is a non-executive director. Okay, so Mr. B, who is a non-executive director, has entered into a transaction and they wanted to do a transaction with XYZ Limited. तो क्या वो उसका जो ट्रांजैक्शन होने वाला है कंपनी के 10% से टर्नओवर से ज्यादा होने वाला है? कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़ है और 10% होता है 10 करोड़। अगर वो 12 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने जा रहा है तो सीधे सीधे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जाए, स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। स्पेशल। अगर वो 9 करोड़ कर रहा है, एग्जाम में आपके आएगा 9 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, तो आपको देखना है टर्नओवर कितना है और उसका 10% कितना है। अगर उससे कम है तो नहीं आए। कल जैसे हम लोग एग्जाम में, कल हम लोग गुप्ता जी के क्लास में एक जो देख रहे थे कि वो 5% और 10% का रेमुनरेशन का बात था। अगर कोई ऑडिटर किसी कंपनी का उसके कंपनी का फर्म का
ये आपके पास लाइव एग्जांपल है। सीरियल अमरचंद मंगलदास के केस में क्या हुआ था, उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, ऐसे कंपनी को एडवाइस किया था जो सीआईआरपी में चल रहा था। तो दूसरे सॉलिसिटर फर्म ने ये केस उठाया कि सीरियल अमरचंद मंगलदास का 10% से ज्यादा रेवेन्यू जेट एयरवेज से आता है और उसी का वो सीआईआरपी का काम कर रहा है, तो ये कैसे कर सकता है। तो वो बोला कि नहीं, 10% तो मेरा रेवेन्यू नहीं आ रहा, मेरा 9% आ रहा है। वो कैलकुलेट करके दिखाया, तो आईबीबीएस को माफ कर दिया। तो यहाँ भी वही क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। हमारा 100 करोड़ का अगर टर्नओवर है, हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 10% मतलब 10 करोड़ या 12 करोड़। अगर 10 से ज्यादा कर रहे हैं तो सीधे शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, अगर उससे कम कर रहे हैं तो बोर्ड करके निकल लेगा। अच्छा, अब ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन कभी कभी आता है। सर एक हाँ। क्वेश्चन कि ओमनीबस अप्रूवल जो होता है, जो पूरे साल का ले लेते हैं, उसमें कोई लिमिट है क्या कि इतना लिमिट मैक्सिमम ले सकते हैं, कि वही 10% नहीं तो है कि कुछ हाँ, फिक्स है सर वो उसमें? टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का 10% है। हाँ, वो हर समय ये चीज तो इसके अंदर में ही होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑडिट कमिटी डायरेक्टली अप्रूवल दे देता है, बोर्ड के पास भी जाने की जरूरत नहीं है अगर वो रिपीटेटिव इन नेचर का है। खासकर रिपीटेटिव होना चाहिए और वो परमिटेड होना चाहिए। ऑडिट कमेटी खुद ही बोल देगा कि ये हमारे हर साल ही इसके साथ में होता है। जैसे JIL और JAL का कहानी था शायद, JP यस सर, यू राइट, जे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एंड जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड। हाँ, तो उसमें उसको पता है कि इसके साथ में मेरा ट्रांजैक्शन होना ही होना है, तो वो बोला ओमनीबस अप्रूव, चलो इसके साथ मेरा चलेगा ही सर इसमें एक चीज और थी कि जो भी ट्रांजेक्शन 10% हो या 10% से ऊपर हो, ऑडिट कमेटी में तो पूरी की पूरी रिक्वेशन उसकी है डिस्क्लोजर की। करेक्ट, वो तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगी रिलेट आरपीटी की जाएगा ही जाएगा, सारी डिस्क्लोजर होगी सब जाएगा, सब जाएगा। अप्रूवल और अप्रूवल होनी है वो। हाँ हाँ, और बस केवल यह है कि 10% से ऊपर है तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल कंपलसरी है। 100% ये एकदम करेक्ट, ये एकदम मान के चलना पड़ेगा। कोई सा भी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑडिट कमेटी पास जानते हैं क्यों जाता है? एक तो बेसिक चीज ये है क्योंकि इसमें सारे लोग बैठे हैं, बाहरी वाले लोग, उनको थोड़ा तकलीफ होता है कि ये ट्रांजैक्शन अगर हम लोग घर वाले लोगों के साथ नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ये चीज हम लोग को ट्रांजैक्शन, इसमें फाइनेंस कमेटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो रिस्क फैक्टर इसमें ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा सेफगार्ड करने के लिए कंपलसरी है बहुत ऑडिट कमेटी का। इसीलिए देखिए ना, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऑडिट कमेटी में सदस्य होने चाहिए। अगर कमेटी का गठन मिनिमम 3 डायरेक्टर से कमेटी बनता है, और उसमें भी बोल दिया है कि आधा से ज्यादा 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर समय क्वेश्चन करेगा, तो आपको जस्टिफिकेशन देना अगर नहीं दे पाएंगे तो अप्रूव नहीं करेगा, और अप्रूव नहीं करेगा तो आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। बाहर का आदमी तो मुंह खोल के बोलेगा ही। हाँ, तो वो क्वेश्चन करेगा कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। अब कोई भी कंपनी देख लीजिए, वो क्या करता है, कंपनी खुद ही दुकान या शॉप खरीद लेता है और बोलता है कि मेरे भाई है उसके साथ में ट्रांजैक्शन करो और रेंट भी देना नहीं पड़ेगा, उसके साथ में हो जाएगा। तो क्यों भाई, आप क्यों ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं? देयर आर सेवरल पैरामीटर्स क्वेश्चन कि आप नुकसान नहीं कर सकते। अच्छा, सब्सिडियरी अगर कंपनी होल्डिंग है, अब समझ लीजिए जियो आज तक लॉस कर रही है, तो ये रिलायंस कितना चालाकी से क्या कर रहा है, जितना लॉस कंज्यूम कर रहा है और उसका टैक्स बेनिफिट लिए जा रहा है। रिलायंस अगर 100 करोड़ का टर्नओवर प्रॉफिट कर रहा है, नेट प्रॉफिट, और जियो का अगर 20 करोड़ का लॉस है, तो वो क्या कर रहा है, सारा का सारा कंज्यूम करके फायदा उठा रहा है। जियो आज भी होल्ली ओन सब्सिडियरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, RIL का। तो उसका फायदा तो उठा ही रहा है। तो गवर्नमेंट कभी कभी बोलता है कि ठीक है, क्या क्या फायदा है सब्सिडियरीज का। Since in many companies bulk of the business comes through subsidiaries, responsibilities of a board of listed company। तो आप क्या किया है, रिलायंस के मुकेश अंबानी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमको पता है कि कौन है उसमें, KN मेमानी है जो E&Y के एक्स एम्प्लॉय थे, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं और बहुत साल से ऑडिट कमेटी के चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो उनको बोला गया कि सर आप एक काम करिए, आप ना जियो के बोर्ड मेंबर में भी चले जाइए। जियो के 3 सदस्य हैं, तो उसमें एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का होगा, वो इंडियन सब्सिडियरी में होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी मटेरियल अनलिस्टेड कंपनी। आज मैं एग्जांपल, वैसे रिलायंस की तो बहुत सारी कंपनी, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, बहुत सारी है, लेकिन मैंने जियो इसलिए बोला क्योंकि उसकी वो मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडियरी है, फॉरेन नहीं, इंडियन होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रिलायंस की है, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम हमारे मटेरियल अनलिस्टेड कंपनी के सब्सिडियरी में होना चाहिए।
और बोर्ड क्या करता है कि वो मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडियरी के बारे में देखता रहता है कि क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या अरेंजमेंट हो रहा है। और रिलायंस के जो लिस्टेड कंपनी के ऑडिट कमिटी के मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, सब्सिडियरी कंपनी के भी फाइनेंशियल्स को देखेंगे। मतलब कि जियो के फाइनेंशियल्स को देखने का पावर ऑडिट कमिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास भी है। अच्छा, शेयर होल्डर का अप्रूवल कब लगेगा, जब जियो का 50% से ज्यादा कोई शेयर्स या कोई सेल परचेज हो रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ शेयर्स। अब आपको एग्जांपल याद होगा, गूगल, फिर उसके बाद में कैनेडियन का वो पीएफ अथॉरिटी, सारे लोग कोरोना टाइम पे जियो पे पैसा लगा रहे थे। तो हर बार शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ा जब वो 50% से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन सेल परचेज हो रहा था। कब, जियो में। तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ शेयर्स इन अ मटेरियल subsidiary company resulting in less than 50% shareholding to seize the control। रिलायंस की हिस्सेदारी जियो में 87 थी, मतलब 50% से ज्यादा था। तो अगर मेरा 50% से कम होने लगता है, मतलब 49 हो गया या 49.95 भी हो गया, तो हमको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया, जब हमारा कंट्रोल कम हो रहा है 50% से। अगर मैं कोई एसेट्स डिस्पोज कर रहा हूँ या लीज में दे रहा हूँ, और वो एसेट 20% ऑफ द टोटल, मान लीजिए कंपनी की, रिलायंस जियो की मेरे पास एसेट है 100 करोड़ की, तो 20 करोड़ से ज्यादा, मतलब 21 करोड़ का अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेल, बेच दे रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं या हम लीज पे दे रहे हैं, 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा का अगर हम लोग कोई सेल परचेस करते हैं तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। तो क्वेश्चन आता है कि कब कब शेयर होल्डर का अप्रूवल लग सकता है सब्सिडियरी कंपनी। बस यही दो ही है, मेरा कंट्रोल और मेरा सेल अगर कोई करते हैं 20% से ज्यादा। तो एग्जांपल है कि अगर 100 करोड़ का जियो में मेरा एसेट्स है रिलायंस का, और हम 20 करोड़ मेरा मिनिमम क्राइटेरिया लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर हम 21 करोड़ या 22 करोड़ या 23 या 24 करोड़ का सेल कर रहे हैं तो हमको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। बस यही दो क्राइटेरिया हम लोग को याद रखना है सब्सिडियरी कंपनी में, और कुछ नहीं। और वो मैंने एग्जांपल दिया कि ऑडिट कमेटी में एक मेंबर, सॉरी बोर्ड का एक मेंबर रिलायंस का, वो एक सब्सिडियरी जियो में रहेगा। तो वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी। इसमें सर, इसमें दो चीज मेन है। एक तो ओनरशिप ट्रांसफर का सेफ गार्ड है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। दूसरा, बिजनेस जो है मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर 20% बेच दिया तो कहीं पता लगा पूरा डुबो दिया, तो ये दूसरा इम्पैक्ट ये है इसका, बिजनेस का, एसेट का, सेल का। ये प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई हाँ, अगर कोई एसेट प्रोटेक्शन को नहीं बेच रहा है, हम Yes. लोग तो पैसा लगाए हैं कि भाई रिलायंस से जियो का कमाई हो रहा है, तो लॉस हो हम खाएं, जब प्रॉफिट की बारी आई तो आप बेच दे रहे हैं। रिलायंस तो सारा वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये हमारी तीनों क्राइटेरिया खत्म हो गई। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, फिर से हम समझाते थे। हम लोग पढ़ रहे थे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग 3-4 कमिटी के बारे में पढ़ा। हम लोग सिर्फ ये समझे कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जरूरत नहीं है सिर्फ 100 लिस्टेड कंपनी की। ऑडिट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन सिर्फ सैलरी से रिलेटेड है, और शेयर होल्डर से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स, ये 3 कमेटी है, ये हम लोग समझ गए। उसमें हम लोग फिर समझे कि भाई 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 मीटिंग होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही कमेटी में है। वो कौन सी है? ऑडिट कमेटी। नॉमिनेशन रिमोशन कमेटी में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने का है नॉमिनेशन रिमोशन कमेटी में, ये हम लोग फिर से एक चीज देख लेते हैं। नॉमिनेशन रिमोशन कमेटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ऑल डायरेक्टर शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब रतन टाटा कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ नॉमिनेशन रिमोशन कमेटी टाटा सन्स के। तो ये ध्यान पे देने वाला चीज है। हम लोग ये 3 कमेटी पढ़े। विशल मैकेनिज्म छोटा मोटा चीज है। अप्रूवल में हम लोग समझ लिए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में 10% से ज्यादा टर्नओवर होगा तो जब तक शेयर होल्डर्स का लगेगा, वरना ओमनिबस और बोर्ड में खत्म हो जाएगा। बट टाटा सन्स तो अनलिस्टेड है ना? हाँ, टाटा सन्स अनलिस्टेड है। हाँ, एग्जांपल इज टाटा सन्स इज अनलिस्टेड, लेकिन आप समझिए टाटा स्टील, जिसमें रतन टाटा अभी चेयरमैन एमेरिशस हैं, टाटा स्टील, टाटा टीसीएस और टाटा पावर और मेनी। टाटा सन्स का तो काम है पैसा इन्वेस्ट करना। ऑब्लिगेशंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें भी छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मान लीजिए एग्जांपल में दिया है कि एक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर ए इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं? तो बोलता है आंसर 7 कंपनी में, लिस्टेड में कंपनी में हो सकते हैं। ठीक है,
मेरे एग्जांपल में था जे वादिया वाज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन मेनी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द इनका टाटा के ग्रुप में थे। जे वादिया कौन है? नुस्ली वादिया, जय वादिया गो एयर के मालिक हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के मालिक है, बॉम्बे डाइंग के मालिक हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनी में थे, तो उनको बोला गया नहीं सर आप नहीं हो सकते हैं। तो उनका आंसर था आप 7 कंपनी ऐसे लिस्टेड कंपनी में ही रह सकते हैं जिसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। सर ये 7 है या 10 है? मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के खुद भी होल टाइम डायरेक्टर हैं तो आप मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 लिस्टेड कंपनी के हो सकते हैं, क्योंकि आप डिवोट तो कर ही नहीं पाएंगे, झूठ मूठ का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के फायदा क्या करें। ठीक है, तो ये नहीं पूछता है, पूछता ये है सिर्फ कि मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर इन XYZ लिस्टेड कंपनी, he can be an independent director in how many companies? तो आंसर देता है 7, 8, 7, 8, 9, अगर कितने में हो सकते हैं तो 7 आंसर आता है। अच्छा, ये पूछता है कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपना भी कुछ मीटिंग होता है? तो आंसर इज यस। एक साल में एक एंड में मार्च या अप्रैल या अभी जो जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, उसमें एक मीटिंग होता है चुपके से सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोगों का। तो वो एक एक्सक्लूसिव मीटिंग होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग वो डिस्कस करते हैं कि हमारे कंपनी में कैसा हम लोग का काम चल रहा है, हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग कैसे करते हैं। तो वो फ्री डिस्कशन के लिए एक मीटिंग दिया जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बस ये ध्यान पे रखना, बाकी ये सब नहीं पूछता है। अच्छा, ये अब देखते हैं हमारा कि किस किस कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने कमिटीज में चेयरमैन हो सकते हैं और कितने में मेंबर हो सकते हैं। आपको पता है कि हर कमिटी के एक आदमी चेयर करेगा मीटिंग और बाकी लोग जो रहेंगे उसको मेंबर बोलते हैं। तो अब समझिए मेरे एग्जांपल में रिलायंस में KN मेमानी मतलब E&Y के एक डायरेक्टर थे, तो वो कितने कमिटी में चेयर पर्सन रह सकते हैं और कितने कमिटी में वो मेंबर रह सकते हैं। तो आंसर इज KN मेमानी कैन बी अ मेंबर इन मैक्सिमम 10 कंपनी मेंबर, लेकिन सब में वो चेयर तो नहीं कर सकते ना, तो चेयर के लिए उनको मैक्सिमम 5 कंपनीज मिलेगा, कमिटीज मिलेगा अक्रॉस ऑल लिस्टेड, ताकि क्या हो कि आप ज्यादा से ज्यादा डिवोट कर सकें। मान लीजिए मिस्टर ए एक ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो कोलगेट में है, रिलायंस में है, टाटा पावर में है, टाटा टी में है, TCS में है, सारे कंपनी में 7-8 कंपनी में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो 7 में बन गया, लेकिन 7 में क्या वो चेयरमैन हो सकते हैं? आंसर इज नो, he can be a member of the 5 committees के चेयर। अच्छा, 8 कंपनी में तो हो नहीं सकते सर। हाँ, 8 कंपनियों में तो हो नहीं सकते। नहीं 8 में नहीं हो सकते, 8 लेकिन में हो नहीं सकते। उसी ग्रुप की जो है 5 कंपनियां इन एडिशन टू 7 5 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। अब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड के बारे में, आप तो अनलिमिटेड। प्राइवेट इज नॉट काउंटेड। प्राइवेट में तो आप 100 कंपनी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसमें भी तो लिमिट है 20 की। 20 वो तो लिमिट है डायरेक्टर ना। हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, आप 20 कंपनी में मैक्सिमम बन जाइए, उसमें क्या है, उसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं LODR में। तो आप चेयरमैन कमेटी के 5 मेंबर हो सकते हैं। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन आया था, आप अच्छा क्वेश्चन पूछे। अभी एक रिसेंटली एक जन एग्जाम देकर आया, पूछा क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 20 कंपनी में हो सकते हैं? वो लिख दिया था क्वेश्चन में, मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर इन 20 कंपनीज, वेदर इन दिस 20 कंपनीज फॉलोइंग आर बी काउंटेड और नॉट। आप लोग जवाब दीजिए, ध्यान से सुनिए। मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर, मिस्टर ए कैन बी अ डायरेक्टर इन ओनली 20 कंपनीज, कैन ही इन दिस 20 कंपनीज फॉलोइंग कैन बी काउंटेड और नॉट। अब ध्यान से सुनिए, ट्रस्ट, स्मॉल कंपनीज, फिर उसके बाद आया LLPs एंड उसके बाद में आया सेक्शन 8 कंपनी। आप लोग बोलिए। Not to be counted. It will not be included, sir, that way. ये बहुत आएगा ही आएगा, अभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब बोल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मुकेश मित्तल जी इज अ डायरेक्टर इन 20 कंपनी। इस 20 कंपनी की जब काउंटिंग करते हैं तो वेदर दिस फॉलोइंग कंपनी शैल बी काउंटेड, स्मॉल कंपनी, ट्रस्ट, LLP
एंड सेक्शन 8 कंपनी। नहीं काउंट होगा सर। इट इज 7 लिस्टेड कंपनीज लिखा था ना सर उसमें, तो नहीं, ये है, वो तो खैर 7 कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। तो 20 कंपनी का जो लिस्ट है, मतलब हम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट का बात नहीं, डायरेक्टर हो सकते हैं सर, हो सकते हैं सर। हो सकते हैं। काउंटिंग में कौन कौन से आएंगे, टेस्ट आएंगे या नहीं आएंगे? आई थिंक एलएलपी के अलावा बाकी सब काउंट होंगे। आंसर इज ना तो ट्रस्ट काउंट होगा, ना तो एलएलपी काउंट होगा, ना तो सेक्शन 8 कंपनी काउंट होगा। तो ये ध्यान पे रखें, 20 कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आता, ये ध्यान पे रखिए, ये अमेंडमेंट में है, यही कंफ्यूज करे। चलिए ठीक सेक्शन है। 8 कंपनी और दिस ट्रस्ट एंड एलएलपी। ठीक है। नहीं, एलएलपी में तो डिपॉजिटरी डायरेक्टर होता है। हाँ, डिपॉजिटरी डेजिग्नेटेड। डायरेक्टर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, जब आप बोले डेजिग्नेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर में। हाँ, पार्टनर। ये क्या हम शेयर कर सकते हैं? ही इज नॉट डायरेक्टर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर एक एग्जाम में ये आया हुआ है और आप लोग समझ, अगर किसी का किस्मत में एक फिर से क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा बात है कि एक एलएलपी में 3 डायरेक्टर थे, उसमें से 2 डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर। आपको पता है ना, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए एलएलपी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। इन दीज 3 डायरेक्टर्स वर देयर, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड सी, एंड मिस्टर बी एंड सी आर द डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब मिस्टर बी का डेथ हो गया, तो अब बाकी का एलएलपी अभी कुछ मीटिंग भी नहीं कन्वेन कर पा रहा है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को सफाइस करने के लिए कैन मिस्टर, अब आंसर आया, कैन मिस्टर ए बी अपॉइंटेड? सर 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ का टाइम मिलता है सर। और मीटिंग नहीं हुआ तो क्या क्वेश्चन में? तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो है, जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटोमेटेड आप डीम टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, लोग उसमें स्टोरी बनाया था, उसमें सब बोले नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, अरे भाई मीटिंग होगा, 6 महीने का टाइम है, इंतजार करेंगे। नहीं, अगर आप नहीं कर सकें तो डीम टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएंगे जो बचे। ये आएगा, अगर आ गया तो बहुत अच्छा। एलएलपी पे, कंपनीज एक्ट पे, तो जैसे अभी आपने 20 कंपनीज का बोला है, उसके अंदर मेरी अगर डोरमेंट कंपनीज है विच आर नॉट ऑपरेटिंग, लेटर से मेरी 20 कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ और 20 कंपनी तो उसमें से 10 कंपनी डोरमेंट है, यानी टोटल 30 कंपनी में मैं डायरेक्टर हो गया, तो डोरमेंट कंपनीज को भी कंसीडर करेंगे क्या? डोरमेंट कंपनी ऑल आर प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट हो तो को भी क्या है, डोरमेंट तो आप तो एप्लीकेशन करते हैं सेक्शन 247 ना, किसमें आप एप्लीकेशन 248 में शायद एप्लीकेशन करके अपने आप को डोरमेंट में रखवाते हैं। यस, तो आप उसमें काउंट किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डोरमेंट भी इंक्लूड होगा। हाँ, सेक्शन 8 वाला चीज नहीं आएगा। सर इसका मतलब सेक्शन 8 एलएलपी एंड ट्रस्ट 3 थिंग्स बी काउंटेड, नहीं आएगा। बाकी प्राइवेट कंपनीज विल बी काउंटेड। तो आएगा। ये सब नॉन प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग वाला इशू। पहले क्या होता था, आप देखेंगे खासकर दिल्ली में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं, डीएलएफ, यूनिटेक और जेपी, इसमें क्या होता था, एक एक डायरेक्टर 50-50 कंपनी में डायरेक्टर रहते थे। लोग बोलते थे यार कैसे ऑपरेट करते हो, क्या करते हो? बोला कंपनी एक्ट में अलाउ था। जैसे 2014 1 अप्रैल 2014 में नया कंपनीज एक्ट आया, सबसे पहला चीज काटा, विंग्स ऑफ डायरेक्टर्स आप 20 कंपनी में हो सकते, और उसको रिडक्शन करने के लिए 5 से 6 महीना टाइम दिया गया। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, क्योंकि आप लोग डायरेक्टर से बात कर रहे हैं। एक लिस्टेड कंपनी में कितने कंपनी, मतलब एक कंपनी जैसे समझ लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इसमें मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 3 नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम कैन बी 15 सर शायद। और भी लोग बोले, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सर। अच्छा, एक वो पॉइंट था पहले वाले में, काउंटिंग में क्या फॉरेन कंपनीज वाला काउंट करते हैं, इफ ही इज अ डायरेक्टर इन फॉरेन कंपनीज करके? 15 के 15 क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम लिस्टेड कंपनी 15 डायरेक्टर्स है सर। आंसर इज 15 डायरेक्टर्स, करेक्ट। और हम ऐसे आपको 5 कंपनी का नाम बताएंगे जिसमें 16 डायरेक्टर, तो क्या वो डिफॉल्ट है?
मैं एक कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिटर, उस कंपनी का नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके वी कैन इंक्रीज द लिमिट फ्रॉम करेक्ट। मेरी कंपनी है, मेरी क्लाइंट कंपनी का नाम है इमामी लिमिटेड, उसमें 16 डायरेक्टर। तो मैंने उनको सजेशन किया कि आप शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल लीजिए, हो जाए। पोस्टल बैलेट के थ्रू किया, हो गया। तो 16 डायरेक्टर्स उस कंपनी में है। तो खैर वो है, अभी इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोग को भी ये ध्यान देने वाला चीज है, मैक्सिमम 5 कमिटीज में हो सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये इतना आता नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, उदय कोमोटा कमेटी, ये नहीं है, ये भी नहीं आता है। ये मैं बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ वही अपने लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये लिखा गया था मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, आप जो अभी बोल रही थी आडवाणी जी कि 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सेबी एलओडीआर में कभी भी नहीं बोलता है कि कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक। कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 होने चाहिए, और लेकिन एलओडीआर में बोला गया है 1/2 होना चाहिए। तो आप अब जब कंफ्यूजन एग्जाम में आएगा ना, 1/3 माने कि हाफ माने, तो ऑलवेज लॉ बोला है जो स्ट्रिक्टर प्रोविजन होगा उसको माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ माना जाएगा, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी 1 वुमेन दोनों ही बोलता है, कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर। अभी हम थोड़ा आपको ना कंपनीज एक्ट और सेबी को मर्ज कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड के लिए। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। कंपनीज एक्ट में मिनिमम 3 डायरेक्टर का क्राइटेरिया है, सेबी में कुछ भी नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट बोलता है 1/3 और सेबी एलओडीआर बोलता है हाफ। तो हम लोग किसको मानेंगे? हाफ, इसको 1/3 को मानेंगे, सॉरी हाफ को मानेंगे। हाफ को मानेंगे। अगर वो सेवी की बात करेगा, सेवी एलओडीआर की, अगर एज पर कंपनी एक्ट लिखा आएगा तो 1/3 मानेंगे। 1/3। जेंडर डाइवर्सिटी दोनों में बोला जाता है एटलीस्ट 1 वुमेन होना चाहिए, ठीक है। कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग जब बोर्ड मीटिंग की होगी तो हम लोग कितने सदस्य का एक बोर्ड मीटिंग मानेंगे? तो आंसर इज कंपनीज एक्ट में 1/3, मतलब अगर हमारी कंपनी में 15 डायरेक्टर है तो 5 डायरेक्टर का होना अनिवार्य है बोर्ड मीटिंग के लिए, और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है। 1/3 का मतलब अगर 15 डायरेक्टर्स हैं हमारे कंपनी में तो 1/3 हो गया 5 और 2, 5 और 2 में से हायर कौन सा होगा? 5। तो उतना मिनिमम मोड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होना चाहिए। सेबी में ये साइलेंट है। नहीं 3 2 इसलिए है ना सर, अगर 3 होंगे तो फिर कोरम 2 ही होगा। हाँ, तो हाँ 3 में से 2 होगा तो मतलब अगर कंपनी में 3 ही डायरेक्टर ही हैं तो एक नहीं हो सकता ना, फिर 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो होगा। इसलिए है इसीलिए वो डाल दिया। हाँ। अच्छा, ये अभी हमारे लिए एप्लीकेबल कंपनी, ऐसा कोई ये नहीं था कि जैसे मुकेश अंबानी खुद ही एमडी है, खुद ही कंपनी के चेयरमैन है, तो आने वाला था कि अलग अलग हो जाओ। हालांकि वो कर लिए हैं लेकिन बहुत सारे कंपनी नहीं किए हैं। तो कंपनीज एक्ट में सेपरेशन रिक्वायर्ड अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बोलता है कि एक कंपनी का चेयरमैन भी वही और मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही और चेयरपर्सन भी वही, तो भाई एक ही आप दोनों काम तीनों काम कैसे कर सकते हैं? तो आप अलग अलग करिए। तो कंपनीज एक्ट में साइलेंट है, लेकिन किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात बोला गया है तो वो उसको करना पड़ेगा। सेबी एलओडीआर में डिस्क्रिशनरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। आने वाला कल के लिए मैंडेटरी है, लेकिन अभी 10 दिन पहले आया सेबी का कि उसको भी छोड़ दिया गया है। शायद मेगा से सब 1 अप्रैल 2022 से, और वो भी टॉप 500 टॉप 500 के लिए था, लेकिन उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया सेबी, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। बोला कि आउट ऑफ 100 लिस्टेड, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में से अभी 60% लोग अभी तक नहीं माने, तो इसको अभी वॉलंटरी कर दिया है। ओके सर, मैंने ये आर्टिकल, ठीक है, ओके सर। डिस्क्लोजर ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ स्किल्स ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनीज एक्ट भी बोलता है, सेबी भी बोलता है कि ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ डायरेक्टर्स टू बी डिस्क्लोज ऑन अपॉइंटमेंट। इसीलिए आप किसी भी कंपनीज के डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, हम प्राइवेट कंपनी में छुपा सकते हैं लेकिन लिस्टेड कंपनी में आप छुपा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कभी भी किसी कंपनी का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसके लास्ट पन्ने में जाइएगा, नोटिस में उसमें लिखा रहता है इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया, इन्होंने बीकॉम पास किया, इन्होंने इस कंपनी के ऑडिट कमेटी में है, इसके कंपनी के अदानी में इन्होंने नॉमिनेशन कमेटी के मेंबर है, और इनका रेम्यूनरेशन ऐसा रहेगा। तो टॉप 10 एम्प्लॉइज का भी डिस्क्लोज करना पड़ता है ना? करेक्ट, रूल 15 ऑफ द मैनेजमेंट एंड डिस्क्लोजर। क्वालिफिकेशन, उनकी शेयर होल्डिंग, वो भी सर है।
वो अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का दोनों सेक्शन 149(6) और सेबी एलओडीआर दोनों ये बात बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नहीं। कंपनी का एम्प्लॉय कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आया तो he cannot become independent director. और अगर वो 20 साल हो गया मेरा छोड़ा हुआ कंपनी का एम्प्लॉय, तो हो सकता है क्या? Then he can be there, अगर 3 years का गैप हो गया हो then he can become, I think so. मुझे 3 साल का याद है। आपको वो पता है ना, हमारे एसबीआई और मैटिनरी जो अभी हम लोग के कोई एक सर केस लॉ था केस लॉ में था। आईपी को कहा कि he was an ex employee of SBI so he cannot be an IP, so it has been changed, but उन्होंने कहा अगर होते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इसको प्रेसिडेंट्स नहीं माना जाए। यस सर सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम इस केस में हटा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आईपी कैनॉट बिकम एक्स एम्प्लॉय कैनॉट बिकम एन आईपी, अगर वो बनने अगर सीओसी उसको अप्रूव करता है तो। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हम कंपनीज एक्ट को अभी सेबी से मर्ज करें ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि दोनों ये बात बोलता है। कंपनीज एक्ट 2013 उसमें बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाफ होने चाहिए, और सेबी एलओडीआर भी एटलीस्ट बोलता है हाफ, लेकिन फॉर ऑडिट कमेटी के लिए सिर्फ बोलता है 2/3। ठीक है, एनआरसी और ऑडिट कमेटी में ये अपने लोग को डिफरेंस समझना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो मतलब अगर तीन डायरेक्टर है हमारे कंपनी में तो एटलीस्ट हाफ, मतलब 3 से 1.5 तो हो नहीं सकता, 2 हमारे कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऑडिट कमेटी में बोलता है 2/3 वो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। हम लोग ये भी पढ़ लिए कि एक मटेरियल सब्सिडियरी, हम लोग मटेरियल सब्सिडियरी कंपनी कैसे डिफाइन करते हैं, जिसकी इनकम या नेटवर्थ 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ से ज्यादा है, उसको बोलते हैं मटेरियल सब्सिडियरी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि मिस्टर XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज अ सब्सिडियरी कंपनी हुज नेटवर्थ इज फॉलोइंग दिस और हुज इनकम इज दिस। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि 20% हमारे कंपनी का इनकम, कंसोलिडेटेड इनकम अगर जियो से ज्यादा आ रहा है तो वो मेरे लिए मटेरियल सब्सिडी, अगर डिजिटल से आ रहा है तो वो मेरे लिए मटेरियल सब्सिडी हो गया, और रिलायंस ज्वेल से आ रहा है तो वो मेरे लिए मटेरियल सब्सिडी होगी। तो मटेरियल सब्सिडी डिफाइन कैसे होता है? इनकम से होता है और नेटवर्थ से होता है, और दोनों में 20% का क्राइटेरिया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। रेम्युनरेशन पूछा नहीं, वोटिंग नहीं पूछता है, ये जी हाँ, अभी ये आया नहीं है, ये आने वाला है। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग का एलओडीआर खत्म हो गया 8/20 में। हम लोग छोटा सा अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। चांसेस आर वेरी 1 और 2 मार्क्स इसमें आता है, लेकिन एलओडीआर में से तो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, और अगर आप लोग ध्यान से सुने हैं तो उससे भी आ जाएगा, आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर किसी भी जनरल पब्लिक को ये बात पता चल जाए कि कंपनी बोनस देने वाला है तो उसका शेयर प्राइस भाग जाएगा। तो इसके लिए, इसको रुकावट के लिए, लोगों को ना पता चले या सिर्फ एम्प्लॉय लोगों को पता चलता है, वो अगर बाहर में मार्केट में ना बताए, स्पेकुलेशन आए, इसके लिए यूपीसीआई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का रेगुलेशन बनाया गया है। तो हम लोग को सिर्फ एग्जाम में क्या चीज ध्यान में रखना, हम लोग पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए जितना जरूरी बस यही 5 चीज। हमारी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, वो यूपीएसआई में आता है। आपको एग्जाम में आएगा, ऐसे 5 एग्जांपल दे देगा, उसमें से ये तीनों नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, तो बोलेगा क्या ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स इज इंक्लूडिंग इन यूपीएसआई, तो बोलेगा यस। मतलब एक यूपीएसआई का एक सिंपल सा लैंग्वेज ये है कि हमारी घर की बात अगर किसी बाहरी को पता चल जाता है तो शेयर में कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है, आंसर इज यस, तब वो मेरे लिए अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। कंपनी डिविडेंड देने वाला है तो क्या ये यूपीएसआई है, आंसर इज यस। मेरा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है तो ये भी यूपीएसआई है। कंपनी का मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, एक्वायर करने जा रहा है, अदानी सोया रुचि को आपको पता है 20 रुपए का शेयर 800 रुपया हो गया, 20 रुपए का शेयर 8000 हो गया, 18,000% ग्रोथ हुआ सोया रुचि को जब पतंजलि एक्वायर किया। तो जितने शेयर होल्डर लोग थे उन लोगों का एक्विजिशन के बाद में पैसा तो मतलब बहुत कमाने को मिला। तो वैसे ही
एक्विजिशन में यूपीएसआई अगर पता चल जाता है, पतंजलि वाले लोग डीलिंग करने लग जाए तो उनके लिए नुकसान है और बाहरी शेयर होल्डर को ये नुकसान हो जाएगा, इसलिए यूपीएसआई में इंक्लूड होता है। कंपनी डिलिस्ट होने वाला है, वेदांता ये डिलिस्ट होने वाला था, तो वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आएगा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड सच अदर ट्रांजेक्शन, अदानी अगर वो बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब एंटर करने वाले हैं, तो ये एक्सपेंशन है, तो इसके लिए वो यूपीएसआई है और ये बाहर में नहीं जाना चाहिए। चेंजेस इन की मैनेजरियल पर्सन, कंपनी का एमडी रिजाइन कर दिया। अभी हम लोग पढ़े रिसेंटली इंडिगो के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर उसको रिजाइन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो वो यूपीएसआई है। बोर्ड मीटिंग के बाद ही पता चलना चाहिए, बाहर में नहीं। मटेरियल इवेंट्स लाइक लिस्टिंग एग्रीमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो हमारे लिए यूपीएसआई। सिर्फ 5 ही चीज याद रखेंगे, फाइनेंशियल, डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई भी मर्जर, कोई भी डीमर्जर और कोई भी एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और अदर ट्रांजैक्शन। कभी कभी इसी में फंसा जाता है सच अदर ट्रांजैक्शन, तो इससे मतलब ये है एजुजम जेनरिस जो कंपनी लॉ में बोला जाता है कि इससे मिलता जुलता, मतलब एक्सपेंशन, डीलिस्टिंग, एक्विजिशन, मर्जर से रिलेटेड कोई भी चीज आएगा तो यूपीएसआई में आता है। चेंजेस इन की मैनेजर पर्सन आता है, ये 6 चीज याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ये सब नहीं याद रखना है, ये सभी एग्जांपल में दिया गया है, ये हमारे लिए एग्जांपल में याद नहीं है बस। ये हमारा सेबी एलओडीआर, हमारा यूपीएसआई, हमारे कमिटीज, हमारा ये सब था। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट। अगर आप लोग को भी कुछ है, लेकिन एक चीज हम बता देते हैं, अगर ये क्वेश्चंस में मेरे को 100% मालूम है ये आएगा ही आएगा और ये आता ही है। ये छोटा सा तो ये समझ लिए 2 मार्क्स का आता है, इसमें 2 मार्क्स 4 मार्क्स तो इसी में फंस गया आज का क्लास में से। ये तो मतलब मेरे को जितना लोग अभी आके फीडबैक दिए हैं तो मेरे को बोले कि ये तो आता ही आता है। और इफ वी कैन डिस्कस समथिंग एल्स वी कैन आल्सो डिस्कस, अगर मेंबर्स को कुछ और क्वेश्चंस हैं तो, बिकॉज़ आई वांटेड टू कीप वेरी सिंपल व्हिच कैन बी रिमेंबर्ड इवन आफ्टर आवर क्लास। अगर कोई इस पीपीटी को नहीं भी देखता है तो भी कर सकता है। सर सेबी के जो आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं या डीलिस्टिंग रेगुलेशंस हैं या टेक ओवर्स, उन पे भी क्वेश्चंस आते ही है ना सर, उनसे भी पूछते हैं सर? डीलिस्टिंग में आता है, आईसीडीआर में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आता है, और वो मैं इसमें देख रहा था कल। क्योंकि सर मैंने देखा था आईसीडीआर में और डीलिस्टिंग के भी क्वेश्चंस उनके एमसीक्यूज में हैं सर। ये देखिए सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस में सिर्फ ये पूछता है कि पैसा कैसे उठा सकते मार्केट से, तो आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, और एक मिनट इसमें है इसमें था प्रेफरेंशियल प्रीमियम, ये देखिए इसमें से सर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कंसेप्ट्स क्लियर है और याद है, फिर दूसरा तीसरा करते हैं तो सर एवरीथिंग जस्ट मिक्सेस अप, कोर्स इज टू मच सर। हम ये बोल देंगे कंपनीज एक्ट में, और ये आईसी आज जो मैंने पढ़ा है ये मैंने जानबूझ के मर्ज करके पढ़ा है ताकि आपको दो में कंफ्यूजन नहीं हो। और अदर एलाइड लॉज में बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपको पता है ना कि सेल ऑफ गुड्स इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट मनी, ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग उसमें कई सारा रहेगा कि क्रॉप्स देन एंड एवरीथिंग, और उसमें एक क्वेश्चन और आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वेदर it is applicable on immovable property, answer is no, it is not applicable on immovable property। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। जब ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू 133-37 का आईसीआई का ये है, इसमें से हमको लगता है कि बहुत सारा चीज में कवर किया हुआ है। अगर आप लोग को लास्ट 2-3 दिन एग्जाम देना है अगर प्राइवेट इस फरवरी तक, तो आई थिंक दिस कैन बी यूटिलाइज्ड। करने का लास्ट मोमेंट उनको दरवाजा, हां क्या बोला? What to refer, sir, you told sir?
मैं बोलता हूँ कि ये एमसीक्यू जो है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम रहेगा हर टॉपिक को कवर कर पाना और हर को याद रख पाना, तो इसलिए क्वेश्चन और उसका आंसर एमसीक्यू में से मतलब हर टॉपिक में से ऐसा कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है जो आपको कवर कर लिएगा, क्योंकि आप भूल भी जाएंगे तो यहाँ से आपको याद रहेगा। तो एमसीक्यू इज मच बेटर ऑप्शन टू रिवाइज इन द लास्ट मोमेंट। बट सर इसमें MCQ है क्या लास्ट में ये सर PPT में? ओनली आईसीटीआर के एमसीक्यूज जो मेरी बुक में है ना सर अराउंड 150 है। नहीं उतना नहीं करना। आप कौन सा लिए? बाबिल जी का लिए क्या? सर मेरे पास हाँ राजीव बाबिल की बुक है सर। हाँ उनमें बहुत तो कुछ सर है। उसमें इतने क्वेश्चंस हैं कि एक टॉपिक कर रही हूँ तो माई हाफ डे उसकी जरूरत नहीं है, 8-10 क्वेश्चंस ही सफिशिएंट है देखने इसकी कंसर्न। जैसे मैंने एलओडीआर में आप पढ़ेंगे, मैंने आपको जो आज पढ़ाया है अगर वो आपको याद है तो मुझे नहीं लगता अब आपको किताब भी देखने का जरूरत है। मेरे को एक सेकंड, concepts are very clear. Thank you sir. और करना जी विवेक जी एक सेकंड। हाँ जी सर, मैं श्रीनिवास बात, ये राकेश ने लास्ट संडे को आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्लास ऑन द केस लॉस इसने वो ऑल दिस एलाइड लॉस के लिए एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ओके शेयर कर दीजिए आप ग्रुप में। हाँ वो इसमें है ग्रुप में, अगर नहीं तो मैं फिर से डाल दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा सो दैट इट बिकम्स इजी। Thank you so much. और इसने खासकर यही बताया है यू कांट स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस, उसमें थोड़ा लक फैक्टर प्ले करेगा, उसमें से आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल सजेशन। ओके सर मेरे को ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन आंसर आप आता शेयर कर तो है, दीजिए सर पर प्लीज। ये जो 4 हाँ। एमसीक्यूज इतने आसपास होते हैं कि उनको देख के इनफैक्ट कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ ये तो है। वो तो वही तो गेम है। सर या तो आपको सर जान के Sorry, बहुत sorry. आश्चर्य होगा, एक लाइन हम सिर्फ बताना चाहते हैं। आईबीबीआई का एफएक्यूज में से जो लिखा है सजेस्टेड क्वेश्चंस, उसमें से 2 क्वेश्चन तो फंस जाता है। जैसे कि सीए फाइनल, अगर कोई भी आप लोग बहुत लोग सीए इसमें हैं, सीए फाइनल का सजेस्टेड आंसर्स में से क्वेश्चंस आता ही आता है। वैसे ही आईबीबीआई भी इनडायरेक्टली हिंट देके रखा है कि मेरे इस क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। आपको पता है वो एफएक्यूज है ना वेबसाइट में, आप लोग अगर देखें हाँ 400 पेजेस का है, उसमें से आ ही जाता है। 400 पेजेस। हाँ पूरा एफएक्यू बुक। आईबीबीआई का वेबसाइट में तो कौन सा? अरे आप ये देखिए। एफएक्यूज है ना वो पब्लिकेशंस में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ है हाँ वो हाँ, बट वो पीपीटी में हुआ है सर। रुकिए हम दिखा रहे हैं। हाँ Sir, it was very good lecture, but just I joined late. Can I know what is Section 8 company, sir? Not for like profit. section previous 25 section हाँ, 25 हाँ, companies charitable trust है। not for profit companies। Okay. हाँ ये thank कहाँ पे है भैया? ये देखिए ये आप देखिए एकेडमिक मटेरियल्स में है ना सर। आप सीधे सुनिए, एक काम करिए, आईबीबीआई एफएक्यूज लिखिए, हाँ उसमें जाइए। ये सुनिए आप, मेरा ये मानना है, ये एफएक्यूज में 20 क्वेश्चन है मात्र, इसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें 20। ये अगर आप पढ़ लिए हैं सिर्फ 20 मतलब 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे लगेगा यार ये तो इसी में से ही पूछ लिया है, मतलब गलती हो गया है। और ये एफएक्यूज ऑन वॉलंटरी, इसमें 20 क्वेश्चन है। अगर देखिए तो इसमें देखिए कितना होगा, 8 पन्ने का है। आज जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, मैंने देखिए इसमें एग्जांपल का एक बहुत बढ़िया दिया, देखिए ऐसे क्वेश्चन देता है वॉलंटरी लिक्विडेशंस का, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो ये 20 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट खुद ही चाहता है कि आप इसको, इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, आईबीबीआई खुद ही चाहता है कि इसको सब लोग एक बार देख कर जाए। एफएक्यूज ऑन वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, मात्र कितना क्वेश्चन है, 8 पन्ने का है ये। अब इसको देखिए, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? Yes, अब sir. देखिए फॉर्म ए होता है पब्लिक अनाउंसमेंट। अब देखिए डायरेक्टली बी से स्टार्ट करिए, बी सी डी ई एफ आपको याद रहेगा। बी हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर, सी से हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर, ई से डी से वर्कमैन और एम्प्लॉय। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये याद करिए, फॉर्म अपने आप याद हो जाएगा। पहले ऑपरेशनल, फिर फाइनेंशियल, फिर वर्कमैन, फिर ऑथराइज, फिर अदर्स। तो बी सी डी ई एफ आप मन में बैठा लीजिए। तो फॉर्म ऐसे तरीका से ये खुद बता रहा है इतना इजिली। ये हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट, बी से वर्कमैन, सी से फाइनेंशियल क्रेडिटर, डी वाला वर्कमैन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ई एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये वो गुप्ता जी ने एक कुछ याद रख लिया, बोला कोलू। हाँ, तो ऐसे ही देखिए इस 30 क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ देखो अच्छा कि हमने वो आईबीबीआई के कम से कम वेबसाइट में
ये मेरा मानना है कि चाहे सीए इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आईबीबीआई हो, चाहे वो सीएस इंस्टीट्यूट हो, अपना वो जो बुक पब्लिश करता है उससे अच्छा मटेरियल भले बाबेल जी का हो और देयर आर मेनी टैक्समैन्स का भी है, तो मिलता तो है आपको, लेकिन आई थिंक आईबीबीआई चाहता है कि मेरा मटेरियल कोई पढ़ के जाए तो उसमें से क्वेश्चंस तो पूछता ही पूछता है। ऑल्दो बेस्ट ऑफ लक कि हम लोग के सभी लोग इस बार एग्जाम्स में पास हो जाएं और क्वेश्चंस पहले से बहुत इजी आने लगे हैं। आप लोग को हैरानी होगा, पहले पूछता था कि 28 मई को 2016 में ये एक्ट आया कि 26 मई को आया। आप लोग मई और 2016 याद करके जाते थे, 26 और 28 में कंफ्यूज होके माइनस होके आए थे। तो अभी अब पहले क्वेश्चन ये भी आता था पार्ट 2 ऑफ इंसॉल्वेंसी में सीआईआरपी आता है कि पार्ट 3। अब भाई पार्ट 3 थोड़ी ना कोई याद करता, वो याद रखता है कि सीआईआरपी है, पीपीआईआरपी और फास्ट ट्रैक है। अब पार्ट ऑफ द बुक्स किसमें है ये नहीं पूछता, वो भी पूछता था पहले। अभी तो बहुत मतलब उसको पता चल गया कि ये लोग, जैसे गुप्ता जी बता रहे हैं कि सब लोग रट्टा मार के आ रहे हैं, तो वो अब वो हटाने लगा और आपको जानबूझ के कंफ्यूज करेगा 5 दिन और 7 दिन। आज जो सुबह में हम लोग डिस्कस किए 5 दिन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट वॉलंटरी लिक्विडेशन में, लेकिन सीआईआरपी में 7 दिन का है, तो यहाँ जानबूझ के कंफ्यूज करेगा। तो ये थोड़ा सा है। डेज वाला अगर याद है, फॉर्म याद है और रेगुलेशंस और ये अपना सारे रेगुलेशंस मेरे ख्याल से एटमोस्ट पास है। बाकी बेस्ट विशेस हम चाहते हैं कि अगर कुछ और आप लोगों कुछ और किसी अदर किसी एक्ट में या ईआरपी में, सर तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि मतलब याद करवा दे। सर जी एक चीज था, वो डायरेक्टर्स पे थोड़ा फिर क्लैरिटी दीजिए ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपनीज ही कैन बी एंड व्हाट आर विल गेट एक्सक्लूडेड। अच्छा मैं खोलता हूँ बेयर एक्ट, अभी सबको Yeah, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। थैंक यू। गुप्ता जी आप शादी में नहीं गए? सर गए, वो यहाँ हम लोग को छोड़ के गए। के बाद देखेंगे, अभी हमारा कुछ पता नहीं है क्या होता है यार। यहीं बैठे हैं अभी तो यही है। हाँ। अरे बाप रे बाप। गोवा छोड़ के आपका जाने का मन नहीं कर रहा है। आपका डेडिकेशन देख कर ना हम लोग तो अपने मतलब हम लोग को लगता है हम लोग कुछ करते ही नहीं है, हमको लगता है वो तो सही बात है विवेक जी, जो सुबह भी तो सर दफ्तर जाके 3 घंटे पढ़ाए। एक्चुअली हम भी पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट और सब में जाते हैं, सीए सीएस आईसीडब्ल्यूए कोर्ट में भी जाते हैं, थोड़ा लेक्चर वेक्चर देते हैं, लेकिन हम मेरे पास इतना डेडिकेशन नहीं है जितना आपको है। ये देखिए सेक्शन 165 ऐसा नहीं है, देखो हम लोग सीखते रहते हैं बस, और क्या। लेकिन सर एक बात बताइए, संडे को अचानक से आप 20 मिनट पहले बोलते हैं कि हम 11-15 पे मेरा इंटरेस्ट है, तो भाई एग्जामिनर तो लोग को तो खुद ही इंटरेस्ट है कि उसको कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, तो आपके जैसा गुरु मिल जाएगा तो पास तो होना ही होना है। एग्जैक्टली। तो आज का जो सेशन था, आप मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी ना कितना लोगों को कितना छोटा छोटा चीज मतलब इंपॉर्टेंट चीज आप ऐसे ही वर्बली बता दें। हाँ तो ऐसा ना जी, हमें भी लगता है कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। कई लोग शेयर करते रहते हैं भाई उनको ये आ रहा है वो आ रहा है, तो और फिर कई बार ऐसा, ये तो देखो कुछ चीजें तो इजी होती हैं, वो सबको समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हो थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, तो अगर थोड़ा 1-2 बार एक्सप्लेन कर दो ना तो दिमाग में बैठ जाती है। और सर इसमें आ रहा है ये डॉर्मेंट सुनी हुई जो चीज है ना वो हाँ। जल्दी समझ में आती है, ये बात है। तो हम लोग सेक्शन 165 देखते हैं। सेक्शन 165 बोलता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो यहाँ बोलता है कि एटलीस्ट इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को लेकर के हम लोग 20 कंपनी से ज्यादा डायरेक्टरशिप नहीं हो सकते। अच्छा, और पब्लिक कंपनी में कितना हो सकते हैं हम लोग? 10। तो 20 में से तो समझ लीजिए 10 तो आपके चले गए पब्लिक में। अच्छा, और इसमें लिखा है पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप इन प्राइवेट कंपनी दैट आर ईदर होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक शैल बी इंक्लूडेड। मतलब कि रिलायंस की जो जियो है क्या वो भी आएगी? आंसर इज यस, वो भी आएगी। लेकिन ये नया अमेंडमेंट आया है जनवरी 2018 में कि डोरमेंट अगर कोई कंपनी अप्लाई कर देता है, द रिकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनी, द डायरेक्टरशिप इन डोमिनेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। ये क्लैरिफिकेशन आ गया। पहले लोगों में कंफ्यूजन रहता था और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पहले डोरमेंट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करने देता था। अभी क्या होता है, एक फॉर्म आता है जिसमें आप डोरमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर दिए तो आप उसमें तो है ही नहीं डायरेक्टर, ये मान के चलिए। तो 3 जनवरी 2018 को देखिए क्लैरिफिकेशन आया अमेंडमेंट एक्ट 2017 में, जो कि फरवरी 2018 से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ और उसमें बोला गया कि आप अगर डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हैं तो वो 20 कंपनी में नहीं माना जाए।
सर ये रियल एस्टेट के अंदर ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग वो कंपनी डॉर्मेंट कर देते हैं, सो क्योंकि उसमें तो लैंड पड़ी हुई है काफी, ये कुछ पड़ा हुआ है, तो सो दैट एक तो हमारे को वो नहीं करनी पड़ेगी कंप्लायंस वगैरह। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछता है। और यहाँ पे ना रेगुलेशन 26 भी आप साथ में जाके देख सकते हैं, जो इसमें बोलता है कि क्या LODR क्या बोलता है। खैर ये आप लोगों के लिए उतना डिटेल में नहीं है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा उसके लिए जरूरत है। तो कंपनी लॉ और सेबी LODR को मर्ज करके काफी क्वेश्चंस पूछ रहा है रिसेंटली, जितने लोग अभी एग्जाम्स देकर आए हैं, जो खासकर ये बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड और हमारा जो कमिटी से रिलेटेड। और अदर बेयर एक्ट्स में क्वेश्चंस तो सर ने बहुत अच्छा दिए रखा PPT। मेरे ख्याल से राजीव बाबेल जी का क्वेश्चंस जो आदवानी जी आप पढ़ रहे हैं, उससे आप बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही चला गया। तो बहुत एंड सर उसमें क्या हो रहा है कि जब एक टॉपिक कर रहे हैं तो इट इज गुड कि द फिगर्स, द पेनल्टी, एवरीथिंग इज इन माइंड। पर सर 2-3 दिन के बाद इतना पढ़ने के बाद नथिंग, कुछ नहीं रिटेन कर पा रहे। दिस इज हैपनिंग सर। वो तो सर बता पाएंगे आप कैसे कर सकेंगे, गुरु तो सबके भाई वही। देखो बादाम रोगन की मालिश किया करो। हमने तो क्या है, देखो बादाम रोगन की बहुत मालिश करवाई। ये जो है हमारा दिमाग इसीलिए थोड़ा थोड़ा ठीक है। बादाम रोगन दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग अगर आप ट्यूसडे या वेडनेसडे को जो सर क्लास करवा रहे हैं, किसी को बोलिए पार्टनरशिप के ऊपर में भी अगर कोई क्लास करवा सकें तो बेटर है मेरे हिसाब से। हाँ, एक तो ऐसा है कि वी आर हैविंग वन सेशन ऑन दिस सेक्शन 29A एंड अनदर सेशन ऑन दिस केस लॉज। सो सेक्शन 29A पर है एक तो, और एक जो अलाइड लॉज तो मैं ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो IIIP में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। वो IIIP ICI में वहां पर क्या होता है, 5 एक्ट्स हैं, वो 5 एक्ट्स कहते हैं 1 दिन में कवर कर दो, तो 2 दिन में तो कवर हो ही जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अभी आज सुबह में कोई बोला कि ICAI का लर्निंग पोर्टल है, हाँ, बता रहे थे 90 रुपया में देकर कर सकते हैं। तो उसमें भी CACS के लिए भी है, कॉस्टिंग के लिए भी है। इनफैक्ट कोई मेंबर नहीं भी है, अगर कोई एडवोकेट अगर वो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। मैंने अभी जस्ट 590 रुपये दे दिया, मेरे को अपने केस क्लास मतलब वो केस उससे लड़ने के लिए थोड़ा हेल्प करेगा। बढ़िया। उसमें भी PPT तो डाल रखी है, बहुत सारे PPT जो हम लोग देते हैं, जैसे मैंने PPT दी थी अपनी, मेरी भी डाल दी होगी उसमें, वो सभी की PPT डाली होगी नेचुरली। सर पहले डाउनलोड कर सकते था, अभी नहीं होता है उसमें। Those PPTs, we have to just work like e-book. डाउनलोड नहीं होते, so we have to be online. Yeah, that's the one issue there. ठीक है, डाउनलोड करना भी क्या है उसमें, अगर आप लर्न कर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? एनी टाइम आई थिंक यू कैन डू इट, है ना? उसको कितनी बार भी देख सकते हो ना, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, उसमें आपका 6 महीना वैलिडिटी, 590 रुपए में, मतलब समझिए कि आप पूरा दुनिया ले लिए उसका। तो बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। 6 महीना वैलिड है, उसमें आप लेक्चर देखिए, PPT देखिए, बुक्स देखिए, ई-बुक देखिए, कुछ भी करिए, तो उसमें आपके लिए बेटरमेंट है। बढ़िया, ठीक है। और सर का वेबसाइट में भी इतने सारे मटेरियल है, मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ई लाइब्रेरी सर को बना देना चाहिए। वैसे है ही है, हम तो खुद कई बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। उसमें जो मटेरियल, और उसके अलावा भी अगर कोई, देखो हम बहुत ज्यादा मटेरियल इसलिए भी डालते हैं, कंफ्यूजन भी ज्यादा क्रिएट होता है। अगर आपको कोई और मटेरियल चाहिए तो और डाल देंगे, उसमें क्या है, बहुत मटेरियल है हमारे पास। तो हमें खुद ही समझ में नहीं आता हमारे लैपटॉप में क्या क्या मटेरियल है। आदमी पढ़ ना पाए। वही ना, वो भी तो जरूरी है। तो आई थिंक वी हैव ए वंडरफुल सेशन, है ना? हो गया सर? मिश्रा जी आपका कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वी आर रियली थैंकफुल टू विवेक मिश्रा जी फॉर हिज वंडरफुल डेलिब्रेशन ऑन SEBI regulations. थैंक यू मिश्रा साहब। और we will be having 2 sessions, one on Tuesday on this SEBI regulations section 29A, नहीं SEBI regulation नहीं, 29A ineligibility criteria, that will be taken up by Vijender Goyal ji, who is a chartered accountant and an insolvency professional, and Wednesday session will be taken by Sunil Jain ji. He will be taking a session on case laws. He is a retired banker and an insolvency professional. बाकी रहा कल का कभी कुछ पक्का नहीं है,
तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप कि कल क्या पोजीशन रहेगा। कल थोड़ा सा इधर उधर का है प्रोग्राम, तो देखते हैं कल क्या रहता है पोजीशन, उस हिसाब से आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप। तो जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया, वो उसको भी सब्सक्राइब कर दो। दूसरे लोगों को भी बता दो कि भैया ये ग्रुप में या उस चैनल के बारे में, तो भाई यहाँ पर पीपीटी ले लो, या इस चैनल पे वीडियोस हैं, पूरे सिलेबस के वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, ठीक है नहीं? तो करते रहो कुछ ना कुछ। YouTube में जाकर के आरके गुप्ता लिखें तो 2 सीए निकलते हैं, और जो आईबीसी से रिलेटेड है उनका एक पूरा YouTube चैनल है सर का, तो पूरा उसमें से बहुत सारा वीडियो ऐसे निकल जाता है। हाँ, वो तो गूगल पे भी आप सर्च करोगे आईबीसी वीडियो लेक्चर्स फ्री, तो वहां से भी मिल जाएगा। वो धीरे धीरे यही सब है, और क्या, यही कंपाइल होता रहता है, रोज क्लास होती है, चलता रहता है। ओके जी। हाँ, इन्फ्लुएंस बना देते सर आपको है। आई विल बिकम योर सोशल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर, डोंट वरी। अरे वाह वाह वाह, सो नाइस ऑफ यू, बहुत 6 बढ़िया। दिन दीजिएगा, महीना अच्छा? आखिरी हो जाने दीजिएगा 28 के बाद, 28 फरवरी के बाद देखिए आप क्या हो जाओगे। अच्छा, हाँ, अरे वाह, पद्मश्री मिल जाओगे आपको। सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट का पद्मश्री समझ जाए। अरे भैया इंस्टीट्यूट तो बंद होने वाला है वैसे ही। क्यों? और क्या, ये तीनों इंस्टीट्यूट मिला के एक बना देगी गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने कह दिया हमारे पास 3000 करोड़ रुपए, अब गवर्नमेंट इनके 3000 करोड़ के पीछे पड़ गई है। आरबीआई के बाद अपने पास ही आ गए क्या? तो ऐसा है, ये तीनों इंस्टीट्यूट को मिला करके एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, और इसके ऊपर एक आईएएस बिठा देंगे, इनको कहेंगे तुम एग्जाम कंडक्ट करते रहो, बस फीस लेते रहो। फीस पे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया कि भाई पहले होता था ना एसीए से 3000 फीस ले सकते हो, ये वो, अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मर्जी फीस लो, एग्जाम कंडक्ट करो। डिसिप्लिनरी तो चला गया ना यहाँ से, डिसिप्लिनरी चला गया गवर्नमेंट के पास, वो सेक्रेटरी के पास चला गया मिनिस्ट्री में। तो एनीवे जो भी हो देखो, बीजेपी गवर्नमेंट शायद सीए इंस्टीट्यूट को थोड़ा फेवर कम कर रहा है, हम लोग को थोड़ा ज्यादा फेवर कर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ये कहते हैं हमारे पास 3000 करोड़ रुपए पड़े हैं, कहते अच्छा 3000 करोड़ लाओ, वही तो दे दो। तो थोड़ा नजर बीसीसीआई पे घुमा दीजिए सर, तो हम पूरे बच जाएंगे कहीं ना कुछ करके। ओके जी, गुड नाइट, थैंक यू ऑल। थैंक्स। थैंक यू।